हाँ जी, तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे छोटी सी चीज से। कुछ लोगों के अंदर ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इस साल यानी कि 2021 2022 वाले फाइनेंशियल ईयर में यानी कि सेशन में डीयू जो होगी वो एंट्रेंस करेगी, बिल्कुल करेगी डीयू एंट्रेंस। डीयू ने बड़ा सा नोटिफिकेशन अखबारों में निकाला है, लेकिन आपने उस नोटिफिकेशन को ढंग से पढ़ा है? डीयू ने बोला कि इंग्लिश ऑनर्स के कोर्सेज हो गए, साइंसेस के कोर्सेज हो गए, एंट्रेंस रखेंगे। उसके अंदर कॉमर्स वाले एंट्रेंस के बारे में कुछ खास बताया नहीं था। चलो कॉमर्स का एंट्रेंस कोई ज्यादा मुश्किल होता नहीं है, क्योंकि सुखदेव वाला भी कॉमर्स का एंट्रेंस लेता ही है, कॉमन लेता है, कोई इतना इश्यू नहीं है। अच्छा जी, क्या डीयू ने ये बताया आपको कि एंट्रेंस की वेटेज कितनी होगी और ट्वेल्थ के एकेडमिक्स की वेटेज क्या होगी? चलो मान लो, मैं एक बार को मान लेता हूँ कि डीयू ने क्या करा कि अपने ट्वेल्थ में सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस की वेटेज रखी और ट्वेल्थ के मार्क्स की वेटेज छोड़ दी, 50% 60% रख ली। ठीक है जी। अब मुझे ये बताइए कि अगर किसी स्टेज पर आपने डीयू को पास कर लिया, एसआरसीसी को एंट्रेंस के थ्रू ले भी लिया और अगर आप एमबीए भी कर लिया और वो भी हो गया, उसके बाद देखिए कहाँ फंसती है गाड़ी। में आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज आई एम अ रिक्रूटर एंड आई हैव टू कैंडिडेट, वेरी प्रॉमिसिंग कैंडिडेट, बोथ आर फ्रॉम एसआरसीसी, बोथ हैव डन देयर एमबीए फ्रॉम आईआईएम अहमदाबाद, और दोनों का कैट का परसेंटाइल सेम है। मतलब दोनों का स्कोर जो था कैट में, दोनों अहमदाबाद के, दोनों का परसेंटाइल दोनों का बिल्कुल सेम था। बढ़िया से उनके कैट कैट के जो एंट्रेंस होता है वो परसेंटाइल पे, सीजीपीए दोनों का होता है, दोनों का सीजीपीए 9.2 था। अब मुझे बताइए, कोई भी मुझे बता दीजिए, मैं हर्षित से पूछ रहा हूँ, हर्षित मुझे बताओ तुम, जब दोनों का परसेंटाइल हाँ सेम है, जी सर। दोनों का सीजीपीए सेम है, तो एग्जामिनर जो है सिलेक्शन करने वाला बंदा क्या देखेगा फिर? अब तुम्हारी पर्सनैलिटी देखेगा, तुम कितने सुंदर सुडौल बॉडी बिल्डर मस्कुलर हो, वो ग्रुप देखेगा। डिस्कशन। क्या देखेगा? ग्रुप डिस्कशन होती है ना। प्रोग्रेस करेंगे कैलकुलेट। ग्रुप डिस्कशन होती है। अबे ग्रुप डिस्कशन छोड़, उसको किनारे कर ले, जब आईआईएम बंदा पार कर लेता है उसकी बात की बात कर रहा हूं मैं। एक व्यक्ति तो आईआईएम ट्वेल्थ के को डिग्री मार्क्स ही लेके आ होते रहा है, हैं। ग्रुप डिस्कशन उसके लिए कुछ नहीं होता। ट्वेल्थ के मार्क्स ही होते हैं उनमें। ट्वेल्थ के मार्क्स और टेंथ के मार्क्स। ट्वेल्थ में तुम भाई साहब थे, तुमने डीयू में तुमने ट्वेल्थ की पढ़ाई करी नहीं, 60% नंबर लिया जो कि मिनिमम क्राइटेरिया था। दूसरा बंदा 90 स्कोर लेके बैठा हुआ है। तुम्हारे टेंथ में 90% नंबर थे, मोस्ट ऑफ यू हैव 90% इन टेंथ। आप में से बहुत सारे लोगों के 90% हैं, और ट्वेल्थ में आप 60% लेके आ रहे हो। बताओ कौन सी फॉरेन यूनिवर्सिटी आपको ट्वेल्थ के बाद एडमिशन पे देगी? पहली बात तो ये है। डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखते हैं क्या लोग? नहीं देख रहे हैं ना डिक्लाइनिंग ट्रेंड। तो ट्वेल्थ के नंबर तो आपकी जिंदगी में, जब तक आपके पास एक अच्छा कॉलेज नहीं आता, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छा कॉलेज इंपॉर्टेंट होने के बाद भी ट्वेल्थ का नंबर आपकी जिंदगी में सारी उम्र चलना है। टेंथ तो मैं एक बार बोलता हूँ, इट्स अ बिगिनिंग। असली प्रोग्रेस तो मापी जाती है आपकी ट्वेल्थ के बाद। ग्रेजुएट ट्वेल्थ में कितने थे, ग्रेजुएशन में कितने थे, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने थे, ऐसे नंबर चलते हैं आपकी। उसके बाद आपने एमफिल में कितना कर लिया, पीएचडी में कितना कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट एमबीए, ये सब चीजें देखी जाती हैं, और फिर एक्सपीरियंस देखा जाता है आपका। तो अगर आप लोग ये सोच के बैठे हैं कि भाई ट्वेल्थ में 50-60% नंबर आ जाए हमारा काम हो जाएगा, बहुत बड़ी गलतफहमी पाले बैठे हैं। आप में से एक एक बंदा बहुत कैपेबल है अच्छे नंबर लाने के लिए, और सिर्फ ये सोच करके डीयू का एंट्रेंस होगा, हम एंट्रेंस क्रैक करेंगे और ट्वेल्थ को छोड़ देंगे। जैसे कि हर्षित, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे भाव उमड़ और घुमड़ रहे होंगे और आने जाने होंगे, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो सब चीजों के बारे में। तो एक आर्टिकल में तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, और कि पिछले साल की बात है, जनवरी तक की बात कर रहा हूं मैं, जो करंट ईयर चल रहा है। दिल्ली में बैंक्स ने करीब करीब 206 एप्लीकेशन एजुकेशन लोन की आई थी। बैंक ने सिर्फ 4 एप्लीकेशन एजुकेशन लोन की पार करी है। और दिल्ली के अंदर जो बैंक होते हैं वो एजुकेशन लोन 10 लाख से ज्यादा का देते नहीं है। स्टेटिस्टिक्स है पूरा हिंदुस्तान टाइम्स में आज के। पर चलिए, मेरा काम आपको बताने का है। ट्वेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, ट्वेल्थ को नेग्लेक्ट करेंगे, अपने पैरों में कुल्हाड़ी पे पैर मारेंगे यार, अपने पैरों में कुल्हाड़ी क्या मारनी है? कुल्हाड़ी पे पैर मारेंगे, ले हम तो कटने को तैयार हैं। एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, बहुत बढ़िया है। अगर आपने एंट्रेंस को ज्वाइन कर दिया, बहुत अच्छी बात है, यू हैव एन एज एज कम्पेयर टू एनीबडी। 10 लाख स्टूडेंट अगर सीबीएसई के हैं, तो उसमें से मुश्किल से 1 लाख लोग ही एंट्रेंस की तैयारी कर पाते हैं, बाकी तो नहीं कर पाते हैं बेचारे। उनके पास पैसा नहीं होता, रिसोर्सेज नहीं होता। आप उन लाखों में एक हो जिनके पास वो एज है। चलिए फिर आज की शुरुआत करते हैं हम लोग। मैंने जो डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर किया था वो ये वाला है। दिख रहा है डॉक्यूमेंट? कैन यू सी द डॉक्यूमेंट ऑन योर स्क्रीन? जल्दी से बताइए, सब लोग देख पा रहे हैं? यस सर। मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, यही वाला कर रहा हूँ ना मैं डिस्कस आपके साथ। अरे पेज नंबर 5 भाई, है ठीक है, यही कर रहे हैं ना? ये प्रोविजन का चक्कर समझाया था ना मैंने आपको, या नहीं समझाया था पिछली क्लास में? समझाया था सर। क्या वो चक्कर, वो स्ट्रक्चर समझा दिया था मैंने? इस तरफ इधर बनता है मशीनरी अकाउंट, इधर बनता है प्रोविजन अकाउंट, लिखवाया था बोर्ड पे।
नहीं Yes, लिखवाया तो लिखते हैं, क्योंकि आज हम क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व करने हैं। सर लिखवाया था। वो बात दोबारा लिखवा देता हूँ आज, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, सुनी निगाहों से देखने कर रहे, कुछ नहीं लिखवाया था आपने। देखिए ये मेरे पास है सपोज मशीनरी अकाउंट, दिस इज मशीनरी अकाउंट, यहाँ मशीनरी अकाउंट लिख रहा हूं मैं आपके पास, और बाकी क्वेश्चन हम उस तरफ सॉल्व करेंगे। ये मशीनरी अकाउंट है, रुपीज है, ये क्रेडिट है, ये पर्टिकुलर्स है, रुपीज है, पर्टिकुलर्स है, ये डेबिट है। इस तरफ चलते हैं थोड़ा सा नीचे, और थोड़ा सा स्पेस बना गया नीचे, मैं लिख रहा हूं आपके सामने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये हमने यहां बना दिया नीचे ऐसा करके, रुपीज पर्टिकुलर्स क्रेडिट, रुपीज है और पर्टिकुलर्स है, डेबिट है, ऐसा करके बना दिया। ठीक है जी। अब इसके बाद आप सबको मालूम है यहां पर होती है बैलेंस बीरी, ये बैलेंस बीरी है। ये बैलेंस बीरी क्या होता है, ये ओपनिंग बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस। दिस इज क्लोजिंग बैलेंस, जिसको हम बोलते हैं क्या, बैलेंस सीरी। क्लोजिंग बैलेंस होता है, लेकिन इसे क्या नाम देते हैं हम लोग, बैलेंस सीरी। नहीं नोट किया था पिछली क्लास में, ये सब था या नहीं था, बता। अरे तुमने तो पिछली क्लास में थे ही नहीं है। और बैलेंस सीडी, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस, ऐसा कर लिया हम लोगों ने, ऐसा करके। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं क्या, इस तरफ आ जाते हैं, यहाँ लिखते हैं बैलेंस बीरी ओपनिंग बैलेंस इस तरफ, और इस तरफ लिखते हैं बैलेंस सीडी जो कि क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है, ऐसा करके हम लिखते हैं यहाँ पर। ये कहानी आपके पास है। यहाँ इस तरफ जो, इस तरफ क्रेडिट साइड में जो अमाउंट आएगा, इस तरफ देखेंगे, ये जो अमाउंट होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। और भाई समझना, ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज है, ये वाला डेप्रिसिएशन चार्ज, ये है फुल मशीनरी का। किसका डेप्रिसिएशन है ये, फुल मशीनरी का, पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन है, ये ध्यान रखना इसका। लेकिन जब हम पिछला मेथड करते थे उसमें पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन यहाँ आता था। अब ये ओपनिंग है, ये पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन है, तो मैं इसका क्लोज करता हूं। अगर मैं यहाँ पर जब मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, जब मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, तो मेरे पास इस तरफ, मेरे पास इस तरफ जो आएगा उसको मैं क्या नाम दूंगा, उसको मैं बोलूंगा क्या, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट ऐसे बोलूंगा इसको, मशीनरी अकाउंट बोलूंगा। और क्या बोलूंगा यहाँ पर मैं इसमें, ये पता है क्या है, ये है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन, किस पर, ऑन मशीनरी, ऑन मशीनरी सोल्ड। मतलब ये उस पर मतलब जो एक पार्ट मशीन का है ना, उसको बेच रहे हैं, उस पर डेप्रिसिएशन है ये। आयुषी समझिए इस बात को, ये उस पर डेप्रिसिएशन है। ठीक, फिर ये अगर हमने मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा, तो यहां मैं लिख दूंगा क्या, यहां लिखूंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ऐसा लिखूंगा। ये यहां लिख दूंगा मैं इस वैल्यू को। और ये बेसिकली क्या है, ये है ऑन द पार्ट ऑफ, ऑन द पार्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड, जो मशीन का टुकड़ा मैं बेच रहा हूं, ऑन द पार्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड, उस पर है ये डेप्रिसिएशन। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो उस पर टुकड़े का डेप्रिसिएशन आएगा, पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। इस मेथड में पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन कहां दिखेगा, यहां दिखेगा इस तरफ, ऐसा लिखते हैं आप। ठीक है जी। इसके बाद तो वो रूटीन कहानी है, बैंक बोल के क्या लिख देंगे हम लोग, सेल लिख देंगे, एज इट इज जाएगा। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल के क्या बोल देंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बोल के क्या बोल देंगे, लॉस, वो यहां चला जाएगा। ठीक है जी। इस तरफ चलते हैं, इस तरफ, विल गो टू दिस साइड। यहां लिखते हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल के क्या लिखते हैं, गेन लिख देते हैं ऐसे करके। और यहां लिखते हैं इस तरफ लिखते हैं बैंक बोलकर, परचेज, अगर परचेज हुई तो परचेज, ऐसा करके विल राइट दिस। पूरा अकाउंट बन गया। कब, जब हमारे पास क्या होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है, तब की कहानी हमारे पास है। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बोला या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बोला, ये कहानी आपके सामने। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सी चीज कहां रिफ्लेक्ट होगी, उसको देखते हैं, कौन सी चीज कहां रिफ्लेक्ट होगी वो देखिए। ये वाला हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये इधर चला गया, देखो, देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा इधर चला गया,
ठीक, ना ये कैश फ्लो है, ना ये मेरे प्रॉफिट को टच कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसको हम एडजस्ट नहीं करते हैं, इसको कोई एडजस्ट नहीं करते हैं। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस की कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है। ये आ गया आपके पास ये वाला बैंक सेल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग ऐड। इसको क्या बोलेंगे हम, ऐड करेंगे। कहाँ ऐड करेंगे भाई, कोई मुझे बताए जरा, कहाँ ऐड करना है इसको? ऐड इन्वेस्टिंग, ऐड इन्वेस्टिंग कहाँ, एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये inflow वाला है। जब, हाँ बोलिए। सर ये तो इन्फ्लो हो जाएगा ना? हाँ भाई, तभी तो ऐड कर रहा हूं मैं, इन्फ्लो तो ऐड होगा। यस अरे ऐड इन्फ्लो को तो करते हैं भाई, यस यस। और किसको करते हैं? ये क्या हो जाएगा, ऐड, कहाँ ऐड होगा ये, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स में, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स में जाके इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया। व्हाट अबाउट दिस पार्ट, ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका, लेस होगा, लेस, माइनस होगा। कहाँ माइनस होगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स में जाके ऐड होगा। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस। क्या है, क्योंकि ये आउटफ्लो है इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो है ये, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ये चार्ट अपने सामने रखिएगा ऐसा करके, कहाँ कहाँ जाना है इसका पता चल गया आप लोगों को। ठीक, इसमें इसका भी कोई यूज नहीं, इसका भी कोई किसी का यूज नहीं, सिर्फ ये जो है ये वाली चीज, वेयर टू शो दिस, ये चला जाएगा ऐड, ये ऐड होगा। कहाँ ऐड होगा ये, नॉन कैश ऑब्लिक नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स के अंदर जाके इसको हम एडजस्ट कर लें। खत्म, दिस इज डन। ये आपका पार्ट पूरा हो चुका है। ये हमारा, हम स्ट्रक्चर अपने सामने रखेंगे और अब मैं आपको क्वेश्चन करना दिखाऊंगा इस स्ट्रक्चर के साथ। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे हम इसी के साथ करेंगे। ठीक है जी, समझ में आई बात? यस चलिए सर। अब क्वेश्चन करना शुरू करें इसका। बोलो जी। हाँ ठीक है, कोई भी व्यक्ति, ये बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है और हमें मालूम है कि वी हैव ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, इधर ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन, तो पार्ट का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, जो मशीनरी अकाउंट बोल के कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, मशीनरी में, कोई यूज कहीं नहीं है। सेल लॉस, उधर गेन या परचेस और फिनिश, जो चीज जहां जानी है वो मैंने आपके सामने डालकर दिखा दी है। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन। यस सर। ठीक है जी, यहां तक हो चुका है आपका पार्ट। चलो आगे चलते हैं हम। आइए अब देखते हैं सर कि जो क्वेश्चन फुल कैसे, हाँ, मशीनरी का जो फुल मशीनरी का डेप्रिसिएशन है उसमें वो इंक्लूड करते हैं जो हमने मशीनरी बेची है उसका अरे बेटा डेप्रिसिएशन। मेरी बात समझ, ये पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन है इस तरफ, हाँ जी। और अगर इसका 1/3 पार्ट बिकेगा तो वो उधर हो जाएगा ना, तो फिर डाउट क्या है? तो फिर अच्छा, तो फिर वहां पे तो हम ये जो प्रोविजन बनाते हैं ये हम ऐड क्यों नहीं करते हैं नेट प्रॉफिट में टू गेट ये नेट प्रॉफिट बिफोर? ये नहीं, ये जो हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हाँ हाँ बनाया हाँ है हाँ वो हाँ हम हाँ, नेट प्रॉफिट में ऐड क्यों नहीं करते क्योंकि प्रोविजन बना रहे हैं। नहीं, क्योंकि हम इसलिए नहीं बनाते कि पहली एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या होती है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एग्री हो गया? कितने से, सपोज मैंने बोला 10,000 से या 1,00,000 से, याद है हमने पिछला एग्जांपल लिया था ऐसा, एक एंट्री। और दूसरी एंट्री हमने क्या बनाई थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। बोल तो जरा, 1,00,000 से 1,00,000 से, हाँ या ना यस बता सर, भाई। यस सर। दोनों को कंबाइन कर जरा क्या रिजल्ट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लिखा तो मैंने, ठीक है सर। देखो एंट्री देखो ना, इनका कंबाइन करके देखो एंट्री। सर लेकिन जो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स डालते हैं उसमें ये क्यों ऐड करते हैं? मैं कोई प्रोविजन बना रहे हैं ना। नहीं नहीं, अच्छा ये बात बताओ मुझे, हाँ किसके अंदर बोल रहे हैं आप लोग, किसके अंदर ऐड नहीं करते हैं आप? सर जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स समझ को मेरी ढूंढना बात, होता है। अगर तुम एंट्री यहाँ छोड़ देते करके, सिर्फ यहाँ पर एंट्री करके छोड़ देते, तो ऑब्वियसली बात है कि आपने प्रॉफिट को टच ही नहीं किया। ठीक है जी,
यस सर। लेकिन आप जब अकाउंट क्लोज करते तो क्या एंट्री नहीं करते ये वाली? हाँ और सर। जैसे आपने इस एंट्री को कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? आपने अपने प्रॉफिट को माइनस कर दिया कितने से? डेप्रिसिएशन के फुल अमाउंट से। यस सर। तो भाई फिर एड बैक तो करना पड़ेगा ना उसे, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए, हाँ बिफोर ठीक। नेट प्रॉफिट जाने के लिए, और बिफोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जाने के लिए नहीं करना पड़ेगा उसको प्लस। हाँ हाँ समझ गया। डेप्रिसिएशन जो है भाई कैश में थोड़े गया है, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो नॉन कैश आइटम है ना। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्या बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें वो एक्सपेंस माइनस करने हैं जो एक्सपेंसेस क्या होते हैं हमारे, कैश में हो और ऑपरेटिंग हो। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रोविजन बनाना भी ऑपरेटिंग होता है, लेकिन ये तो नॉन कैश आइटम है तो हमें करना पड़ेगा। तो मेरे प्रॉफिट में तो फिगर यही वाली ऐड हुई ना, मतलब मेरे यस सर। प्रॉफिट में जो फिगर माइनस हुई होगी तो डेप्रिसिएशन नाम की यही फिगर माइनस हुई होगी। बीइंग अ नॉन कैश आइटम इसे ऐड बैक करूंगा। अब मेरे मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या वो टुकड़े का कुछ ट्रीटमेंट हुआ होगा? कोई टुकड़े का ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं। मेरे प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन पूरे साल का माइनस हुआ होगा ना प्रोविजन की फॉर्म में, हाँ या ना बता? यस सर। तो मैं एडजस्ट किसे करूंगा? पूरा डेप्रिसिएशन एडजस्ट करूंगा, पार्ट का डेप्रिसिएशन तो अभी भी। देख बेटा, पिछले मेथड में भी हमने पार्ट के डेप्रिसिएशन को कहीं टच ही नहीं किया था, कंसिडर ही नहीं किया था। इस मेथड में हमने पार्ट को कहीं टच नहीं किया। हाँ, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में हमें हेल्प करता है, जो कि मशीनरी अकाउंट के अंदर डाल देते हैं। तो मशीनरी अकाउंट के अंदर कभी भी डेप्रिसिएशन शब्द नहीं आएगा। क्या आएगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो भी किसका? अ पार्ट। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। पिछले मेथड में मशीनरी अकाउंट के अंदर पूरी मशीन का क्या आता था? डेप्रिसिएशन आता था। और इस मेथड में क्या होता है? अब पार्ट का डेप्रिसिएशन आता है। पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन कहां जाता है? प्रोविजन के अंदर जाता है। इज दैट ओके यस सर। रौनक जी? चलिए, आइए अब आपके सामने क्वेश्चन लेके चलते हैं। स्क्रीन पर देखिए आप अपना। कुछ केस बहुत ओरल हैं, ओरली हो जाएंगे। ये देखिए, दिख रहा है सबसे पहला केस? क्या क्या कह रहे हैं? है उसके कागज तुम्हारे पास? पेपर इज देयर विद यू। अब देखिए, आपके पास लिखा हुआ प्लांट 7 लाख से बढ़कर कितना हो गया? 8 लाख। एवरीबडी इज ओके विद दिस? दिख रहा है जो मैं एरो चला रहा हूं? बोलिए, अरे बोल भाई। यस प्लांट 7 से 8 लाख हो गया। रेंडमली मैं बोल रहा हूँ, रेंडमली, कि भाई 7 लाख से बढ़कर प्लांट 8 लाख हो गया। अब डेप्रिसिएशन वगैरह जो है वो प्लांट में तो टच होता नहीं है, तो मेरी प्लांट की वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? बोलिए, प्लांट इंक्रीज हुआ डिक्रीज? 7 से 8 लाख प्लांट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज क्या होता है? परचेज। परचेज मतलब आउटफ्लो। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? क्या लिखना चाहिए मुझे आंसर में इसके? अगर मैं इसका सोल्यूशन करता हूं, अभी तो मैं अकाउंट बना के भी दिखा दूंगा, लेकिन अगर मैं रेंडमली इसका आंसर दिखाता हूं तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ये होगा, देखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हो जाएगा लेस परचेज ऑफ प्लांट कितने की? 1 लाख रुपए की। करेक्ट? दिख रहा है अगले पेज पे? देखिए जरा, पेज नंबर 6 पे शुरू में बिल्कुल दिख रहा है क्या सोल्यूशन? कोरिलेट कर पा रहा भाई समर्थ? ठीक है जी। चलो, अब मुझे ये बताइए कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो पहले 50,000 का था, अब वो कितने का हो गया? 80,000 का। बताइए, प्रोविजन बढ़ा या घटा? ऑनलाइन वालों बताइए मुझे, इज इट इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज। अब प्रोविजन अकाउंट बढ़ेगा क्यों भाई? बताओ तो जरा। प्रोविजन अकाउंट कब बढ़ता है? डेप्रिसिएशन। जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। और प्रोविजन कब घटता है? जब मशीन बिकती है, अपने साथ अपना प्रोविजन ले जाती है। तो इसका मतलब ये जो 30,000 बढ़ा, ये डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है, जो कि कहां जाना चाहिए? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में क्या हो जाना चाहिए? प्लस। सीधा आंसर अगले पेज पर। डेप्रिसिएशन प्रोविजन कितने का? 30,000 का। चिल ट्रीटमेंट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम सीधा बैलेंस शीट देख के भी कर सकते थे ना ऐसा। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं जी, हमने तो अकाउंट बनाना सीखा है, हमें अकाउंट बना के करवाओ। लो जी, अकाउंट बना के करवा लेते हैं। आइए देखें जरा, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अगर अकाउंट बनाए तो पिछले पेज पे चलिए, पेज नंबर 5 पे। प्लांट अकाउंट में बैलेंस बीडी क्लियर है जी मामला? बैलेंस बीडी कितने का? और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ना बेचा ना खरीदा ना डेप्रिसिएशन, कुछ भी नहीं है। और डेप्रिसिएशन होता है तो प्लांट में आता नहीं है, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड चल रहा है। तो भाई बैलेंसिंग फिगर क्या बन गई आपकी? परचेज अकाउंट बन गया। अगले पे देखिए जरा आप, अगले पेज पे चलिए। अगले पेज पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है, बैलेंस बीडी है, और क्या है? बैलेंस सीडी है। और बैलेंस सीडी बीडी में 30,000 रुपए हमने क्या कर दिया? ये क्या निकला आपका? बैलेंसिंग फिगर निकली। मशीन बेची तो है ही नहीं, वो डेप्रिसिएशन निकला है पूरे साल का, खत्म। तो समझ रहे हैं? इसीलिए आपके नोट्स में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है मेथड 2 बोल के, क्या
कि above mentioned adjustments can be directly done in operating and investing activities even without opening plant account and accumulated depreciation on plant account. ये लाइन समझ में आ रही है? मेथड 2 आराम से कर सकते हैं ना ऐसा हम लोग? क्या कहते हो बाकी की जनता, ऑनलाइन वाले क्या कहते हो बताइए? सर तो मतलब ऐसा डायरेक्टली पेपर में लिख सकते हैं हाँ एग्जाम? बिल्कुल लिख सकते हैं यार, देयर इज नो नीड। देखो अकाउंट तो तब बनाओ जब इन्फॉर्मेशन ज्यादा हो जाए। जैसे अगला क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ आपके सामने, देखो जरा, ये है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन यू सी केस 2 हियर इन फ्रंट ऑफ यू? क्या यस ओपनिंग वैल्यू है 6 लाख रुपए की इक्विपमेंट की, क्लोजिंग वैल्यू है कितने की? 8 लाख की। दिख रही है आपको लिखी हुई? कैन यू सी दिस? यस और सर मैंने बताया था ना कि इस मेथड में ये प्रेजेंटेशन का भी तरीका होता है ना, ये प्रेजेंटेशन का तरीका नहीं होता ये तरीका? होता है सर। हम कर सकते हैं भाई ऐसा, हम आराम से कर सकते हैं ऐसा, ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू दिखा के वी कैन इजीली डू दैट। ये मेथड हमारा चलता है, बहुत आराम से चलता है ये तरीका। तो अब हमने क्या किया, ये पुराने वाले मेथड को हम हटा देते हैं यहाँ से, ये हमने कर लिया। आप बिना अकाउंट बना के भी कर सकते हैं और अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, कोई ऐसा रोक नहीं लगी आपके अंदर, यू कैन इजीली डू दैट। ठीक है जी, नहीं कर सकते ऐसा आप? कर सकते हैं सर। हाँ कर सकते हो, ठीक है, इसे बाद में ठीक करेंगे। चलो और चलते हैं आगे अब। ठीक है चलते हैं, ये पता नहीं कहां से फिगर आ गई, इसको हटा दूंगा मैं भी। आगे चलें जरा थोड़ा सा। अब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैं बोर्ड पे सॉल्व करवाऊंगा आपको। यहाँ देखिए, यू कैन सी दिस, आपके पास क्या दिख रहा है? ये 6 लाख दिख रहा है और ये 8 लाख दिख रहा है, ठीक है। और आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिख रहा है। आपको बोला है कि एक इक्विपमेंट था, कॉस्ट थी 1,20,000, एक्यूमुलेटेड 70, सोल्ड कर दिया 40,000 में। कैसे करना है इसे? दो तरह से सॉल्व करके, दो तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, दो तरीके से, ठीक है। दोनों तरीके देखिएगा कैसे होंगे ये सॉल्व आपके सामने। चलिए ये शेयरिंग हटाता हूं मैं आपके सामने से, और देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको दो तरह से। ये हटा देते हैं इस तरफ से, ठीक। ये बनाया मैंने यहाँ पर क्या, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट अकाउंट, ये बनाया इक्विपमेंट अकाउंट यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा छोटा बनेगा लेकिन कोई बात नहीं, वी कैन डू दैट ऐसा करके। और इधर बनाया हमने क्या, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, ये बनाया, ऐसा बना दिया हम लोगों ने इस तरह से। ये क्रेडिट बोला और ये क्या बोला हम लोगों ने, डेबिट। डेबिट और क्या बोला, क्रेडिट बोला। रुपीस बोला और क्या बोला, पर्टिकुलर्स। रुपीस बोला और क्या बोला, पर्टिकुलर्स। ये भी देख लीजिए आप यहाँ पर, रुपीस बोला, क्रेडिट बोला, पर्टिकुलर्स। रुपीस बोला, पर्टिकुलर्स, ठीक है। डेबिट है और क्या है, क्रेडिट। चलिए अब मुझे बताइए, व्हाट इज बैलेंस बीडी? व्हाट इज बैलेंस बीडी? कोई मुझे बताए क्या है क्वेश्चन में, व्हाट इज बैलेंस बीडी? 6 बोलिए क्वेश्चन के अंदर क्या बैलेंस बीडी है? 6 लाख अबे 6 लाख। और बैलेंस सीडी क्या है? बैलेंस सीडी 8 लाख 8 लाख। दैट्स वेरी सिंपल, 8 लाख, ठीक है, ऐसा कर लिया। इसका बैलेंस बीडी क्या है? 1 लाख 8 लाख। अब 8 कैसे हो सकता है? तो 1 1 lakh. 1 लाख, ठीक है जी। और इसका बैलेंस बीडी सीडी कितना है? इसका बैलेंस सीडी 150 150, ठीक है। ये कहानी दे रखी है और तो कुछ दे नहीं रखा। हाँ वर्किंग नोट में आपको लिख रखा है क्या, कि वैल्यू ऑफ मशीन कितनी थी? वैल्यू मशीन की कितनी थी बताइए? 1,20,000। एग्री करते हैं सब लोग इस बात से? सर इक्विपमेंट थी वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट ले लो, चलो यार, इक्विपमेंट कितना? 1 लाख माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था उस पर? 70,000 का। तो क्या निकल आई आपके पास? बुक वैल्यू निकल आई कितने की? 50,000 की। इजी। माइनस सेल कितने में गया? सेल 40 में। तो क्या निकल आया आपके पास? अब 10,000 का लॉस। 10,000 का लॉस निकल आया। इजी, फिनिश, ठीक है जी। अब ये इंफॉर्मेशन डालनी है हमें। क्या आपके क्वेश्चन में कहीं पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन गिवन है? नो है कोई तो बताए मुझे, है क्या? नहीं सर। नहीं है, लेकिन हमारे पास टुकड़े का डेप्रिसिएशन है ना? यस पार्ट ऑफ मशीन का है या नहीं है? यस वेरी गुड, ये है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, यहाँ लिख रहा हूं मैं इक्विपमेंट अकाउंट, कितना? 70,000। ये क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, लिख दिया मैंने यहाँ पर ऐसा।
70 है ना बेटा, 70 तो है, लिखा अ पार्ट ऑफ मशीनरी ऑन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लिखा तो क्वेश्चन में, नहीं लिखा क्या? लिखा है सर। चलिए, नाउ दिस वैल्यू इज व्हाट, 1,20,000 एंड दिस वैल्यू इज व्हाट, 1,20,000। दिख रहा है आपके पास? ये वैल्यू 120 आ गई, यस सर। sorry 220, not 120, this is 220. Yeah, thanks for correction, 220 and this value is what, 220. अब मुझे बताइए यहाँ जो वैल्यू आई 1,20,000 रुपए, ये क्या चीज है आपकी, क्या निकला ये, कोई बताएगा क्या निकला ये? तो बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये है डेप्रिसिएशन चार्ज किस पर, फुल मशीन पर, किस पर है ये, फुल इक्विपमेंट पे, किस पर है ये, फुल इक्विपमेंट पर। एग्री करते हो इससे? और ये हमारे लिए बैलेंसिंग फिगर भी है, बोलो हाँ या ना, एग्री करते हो इस बात से? ठीक है जी। Yes, sir. अब जरा मुझे बताइए, ये जो 70,000 ये इधर चला जाएगा क्या बोलकर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलकर, कितना 70,000 यहाँ जाएगा, हाँ या ना बताइए? ठीक है जी। और ये चला गया, देखो ये वाला पार्ट जो ये इधर चला गया, ऐसे ऐसे चला गया। और इधर इधर बोले तो बैंक बोलकर सेल बोलूंगा, सेल कितने की सेल हो गई बताइए, सेल कितने की हुई है, 40,000 की, एग्री करते हो? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर लॉस कितने का हो गया, 10,000 का। सारी इंफॉर्मेशन आ गई ना आपकी, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। दिस इज 8 लाख और ये कुल मिलाकर कितना हुआ, 9 लाख। दिस वैल्यू इज व्हाट, नाउ दिस वैल्यू इज व्हाट, 9,20,000। एग्रीड? 920, 9,20,000, एग्री करते हो? अब मुझे बताइए व्हाट इज द डिफरेंस हियर, 3,20,000। क्या बोलूंगा इसको मैं, बैंक। क्या है मेरे लिए ये, परचेजेस, और ये मेरी क्या है, बैलेंसिंग फिगर। सबको क्लियर है इस बात पर, कोई दिक्कत है किसी को बताइए? हाँ जी। ये जो आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट वाले में जो लिखा है अपने बैलेंसिंग फिगर, हाँ। ये आपने फुल मशीन का लिखा है, तो ऐसा ये ये सर। यहाँ देखो जरा क्या है, सर ये फुल मशीन, तो वो भी तो फुल मशीन है। तो सर इसका लॉजिक, मतलब ये दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं बताओ? सर मुझे इसका सर लॉजिक समझ नहीं। मतलब ये कैसे, हमने ये कैसे निकाल दिया, ये लॉजिक समझ में नहीं आया, ये यहाँ क्यों डाला वो लॉजिक समझ नहीं आया। ये क्यों नहीं, मतलब एक पार्ट का दे रखा था, तो फुल मशीनरी का डेप्रिसिएशन कैसे? हाँ देखो, आपको मालूम है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में यहाँ बैलेंस वीडी जाता है, यस सर। यहाँ जाता है बैलेंस ईडी, यस सर। और यहाँ पर पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन दिखता है। इतना Yes. मालूम है या नहीं मालूम है? यस सर। तो अगर ये गिवन होगा तो आप वो पार्ट निकाल लेंगे बैलेंसिंग फिगर बोलकर, यस सर। और अगर ये है और वो है तो पूरी मशीन का निकल सकता है ना। यस सर। तो हमने यहाँ क्या किया, हमारे पास ये था, ये पार्ट था, हाँ जी। और टुकड़े का डेप्रिसिएशन था, तो क्या मैं पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन नहीं निकाल सकता इससे? निकाल सकते हो सर। तो निकाला, वही तो करा हमने, और क्या किया। गॉट इट सर। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन गिवन हो ना। मैंने इसलिए क्वेश्चन में ट्विस्ट किया, क्योंकि आपने जब ये सीखा होगा तो आपने लगा होगा कि यार ये दे रखा होगा और वो निकल जाएगा। नहीं, इस बार क्वेश्चन में वो दे रखा था तो ये निकला, समझ रहे हो? यस सर। हाँ, तो वो करा हमने। अब आप मुझे बताइए कि ओपनिंग वैल्यू ये वाली कहीं नहीं लगेगी, कहीं नहीं लगेगी, ये वाली वैल्यू भी कहीं नहीं लगेगी, इसको भी कहीं नहीं लगाना। ये भाई कहाँ चला जाएगा, ये वाला दिख रहा है वहां पर, ये वाला पार्ट, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो, एग्रीड? यस सर। कहाँ जाएगा ये, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो हो गया, मैं लिख नहीं रहा, क्लियर है तो मामला, उसमें भी दे रखा है। ये कहाँ जाएगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा, ये इन्वेस्टिंग में ऐड होगा, ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में ऐड होगा, करेक्ट? यस सर। ओपनिंग और क्लोजिंग की कोई वैल्यू नहीं है। ये परचेज बोलकर क्या होगा, लेस हो जाएगा कहां पर, इन्वेस्टिंग के अंदर, करेक्ट? यस। ठीक है जी। वो देखो, उससे कोरिलेट करो ना उस तरफ वाले पॉइंट से। और ये वैल्यू ये 1,20,000 की, ये कहां जाएगी, ऑपरेटिंग के अंदर ऐड हो जाएगी, यस सर। जो वहां कर रखा है। फिनिश हो गया क्वेश्चन आपका। ये बना मशीन इक्विपमेंट और ये बना क्या, उसका प्रोविजन बना। ठीक है जी। कोई डाउट किसी का यहां तक हो तो बताइए। अब मैं आपको बताता हूं कि जो 2005 या 6 में क्वेश्चन आया था उसमें क्या हुआ था। आपको बोला इक्विपमेंट बनाइए, आपको बोला
इक्विपमेंट सोल्ड अकाउंट बनाइए, और आपको बोला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बनाइए, बना के दिखाऊंगा अभी। लेकिन पहले ये समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति, मुझे लगता है लक्ष्य को शायद समझ में ना आ रहा हो क्योंकि उसने पहली क्लास अटेंड करी है, ये बाकी बच्चे बोल रहे हैं, बाकी किसी को भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे बताइए। नैना, निकिता, पीहू या हर्षित, हर्षित को भी कुछ समझ में नहीं आने वाला क्योंकि उसने पूरा का पूरा चैप्टर खराब किया अपनी, चलो इट वाज हिज पर्सनल चॉइस। युविका कुछ पता चल रहा है या बिल्कुल निकल गया ऊपर से? युविका यस आ रहा है। नहीं आ रहा। विधि सिंगल, विधि बंसल दोनों को पता चला कुछ? हाँ सर। एंड स्पंदन गोस्वामी, जी सर। बाबू मोशाय पता चल रहा है कुछ? हाँ सर। हाँ ठीक है, सही है। पृथा, करीना बोलिए। यस सर। हाँ जी। और पृथा, पिछली बार मैंने ऐसे फोटो खिंचवाई थी ना, एक बच्चे ने शॉट मार लिया और मुझे वैसा, देखो मेरे मास्टर। पास है। ओह, अबे मीम्स बनाओगे उसके, मत करना भाई। नहीं नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या तेज हो तुम लोगों के हाथ, तो बहुत तेज चलते हैं यार, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में तुमने मेरी फोटो खींच ली। अच्छा, मैंने तो थोड़ी देर रखा था सिर्फ, कोई बात नहीं, चलो ठीक है यार, याद रखना, और क्या होगा है। अच्छा अच्छा, हाँ तब ले लिया होगा, चलो आज एनीवे। वाले की आज वाले का क्या? अभी जो करा था उसकी भी खिंच गई। कौन बोल रहा है? शुक्ला, बेटा शुक्ला, मेरी फोटो सर मैंने खींचने से कुछ ज्यादा नहीं बेटा बोला, अपना कोई और पोर्टफोलियो बोल ठीक रहा कर ले। है। हैं? मेरा तो 20-30% टपर्स की दिक्कत है। हाँ, अपना तुम सुधर लो मत। शुक्ला मेरी फोटो ना खींच बेटा, फोटो खींच सर उनकी। मैंने थोड़ी बोला, किसी और ने बोला। किसने बोला फिर ये? नहीं, मेरे शुक्ला को की आवाज थी भाई ये तो। अरे शुक्ला, नहीं सर, आप मेरी फोटो रिकॉर्डिंग में मत देख खींच लेना। बेटा, फोटो खींच उनकी जिनके साथ तुमने जिंदगी बसानी है, उनकी फोटो खींच, सड़क पे चलते हुए, मेट्रो के आगे खींच, रेलवे स्टेशन पे खींच, ठीक है, लखनऊ ग्वालियर में खींच फोटो। और नहीं तो हमारे पास है ना गोरखपुर वाला लड़का, उसके साथ गोरखपुर चले जा। आओ देखें जरा, चलो थोड़ा सा देखते हैं और एक मजेदार चीज देखते हैं। अच्छा, किसी को मालूम है आउटसोर्सिंग कोई चीज होती है? आउटसोर्सिंग, जैसे मान लो शुक्ला को किसी बच्चे को पीटना था, उसने कहा ये मैं पीटूंगा, तो क्या हो जाएगा? मतलब पुलिस का केस बन जाएगा। शुक्ला ने क्या करा, उसको आउटसोर्स कर दिया। ठीक है, किसको पकड़ा दिया वो काम? लक्ष्य रेल को पकड़ा दिया। लक्ष्य ने बंदे को पकड़े घंटी की तरह बजा दिया है भाई। तो शुक्ला क्या कहते हैं इसको? आउटसोर्सिंग कहते हैं ना इसे। यस सर। शुक्ला कहता है सर सुपारी तो तुम्हारे नाम की लूंगा मैं एग्जाम के बाद। आइए देखें जरा। नहीं, ये इट इज रेलेवेंट टू द क्वेश्चन, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग दैट वर्ड। ये है हमारे पास इक्विपमेंट अकाउंट। इक्विपमेंट अकाउंट है, बिल्कुल ठीक है, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा। थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या, इक्विपमेंट सोल्ड या डिस्पोजल अकाउंट। इसका तो अलग, इक्विपमेंट सोल्ड या डिस्पोजल अकाउंट, ऐसा बना दिया नीचे। यहाँ पर थोड़ा नीचे और बना दिया, नॉर्मल रुपीज, नॉर्मल पर्टिकुलर्स, रुपीज और पर्टिकुलर्स, ऐसे करके। मशीनरी डिस्पोजल की तरह बनेगा। क्या बेटा जी बोलो? सर ये मशीनरी डिस्पोजल की तरह बनेगा। हाँ, अरे यार इक्विपमेंट की जगह मशीनरी, हाँ वही तो बना। और नीचे लिख दिया मैंने क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट अकाउंट, ये बना दिया एक अकाउंट और। मतलब इन दोनों के बीच में कोई और ले आया। ठीक है, क्या ले आया अभी दिखाता हूं क्या है और क्यों करा ऐसा। रुपीज पर्टिकुलर्स डेबिट। आइए देखें, बड़ा सिंपल सा केस है। जैसे पहले करते थे बैलेंस बीडी, यहां भी बैलेंस बीडी कितने का, 6 लाख रुपए का। ऐसे ही बैलेंस सीडी कितने का, 8 लाख रुपए का। ऐसा करके लिखते हैं, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। इस तरफ आ जाते हैं, आई विल राइट बैलेंस बीडी। कितने रुपए का बैलेंस बीडी था क्वेश्चन में? 1 लाख रुपए का बैलेंस बीडी था, इजी। और इधर बैलेंस सीडी कितने का था, ये भी था कितने का, 1,50,000 का। दैट्स सो इजी, ऐसा कर दिया। ठीक है जी। अब देखिए ट्विस्ट कहानी में, रिदवान देखो जरा यहाँ पर मैंने क्या लिखना है। अब इधर क्या लिखूंगा, टुकड़े का डेप्रिसिएशन लिखूंगा ना, यहाँ पर मैं लिखूंगा नहीं लिखूंगा बता? यस सर। हाँ जी, तो आई विल राइट अ डेप्रिसिएशन ऑफ अ पार्ट ऑफ मशीनरी, आई विल राइट दैट। चलो देखें कैसे लिखना है मुझे यहाँ पर। अब जरा एक चीज ध्यान से देखना कि मैं जब यहाँ लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा पता है? पहले मैं लिखता था क्या, इक्विपमेंट अकाउंट। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या, इक्विपमेंट सोल्ड अकाउंट। कितना, 70,000 रुपए का। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ
कि जो पहले मैं इक्विपमेंट अकाउंट में भेज रहा था, मैं किसे कहां भेजूंगा उसको? इक्विपमेंट account सोल्ड में। अकाउंट में। और ये क्या है मेरा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट सोल्ड है, ऐसा करके। अच्छा, अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये उधर नहीं जाएगी, किधर जाएगी? कौन से अकाउंट में जाएगी? ये इक्विपमेंट सोल्ड में जाएगी। चलिए क्या बोल के जाएगी यहाँ पर? ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलकर, कितना? 70,000। बैंक बोलकर सेल, यही लिख देंगे सेल, कितने की? 40,000 रुपए की। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर लॉस, कितने का? 10,000 का, यहां लिख दिया। एंड दिस टोटल इज 1,20,000। दिस टोटल इज व्हाट? 1,20,000। ये 120 यहां लिखा हम लोगों ने। और इसको क्या नाम दिया? इसको कहां ट्रांसफर करूंगा मैं? इसको ट्रांसफर करूंगा मैं इक्विपमेंट अकाउंट में। और ये मेरे लिए क्या है? ये बैलेंसिंग फिगर है। चलिए आप देख रहे हैं ये 70,000 कहां ट्रांसफर हुआ? यहां ट्रांसफर हुआ। देखो यहां ट्रांसफर हुआ। उधर उधर क्या हुआ था आपका? देख रहे हैं उधर ये 70,000 इधर ट्रांसफर था, यहां नहीं। यहाँ ये 70,000 कहां ट्रांसफर हुआ? इक्विपमेंट सोल्ड अकाउंट में। और अब ये इक्विपमेंट सोल्ड अकाउंट जो ये वाला है, ये 1,20,000 यहां लिखा जाएगा। और यहां मैं क्या लिखूंगा? पहले मैं लिखता था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बिल्कुल नहीं। अब लिखूंगा यहां पर मैं क्या? इक्विपमेंट सोल्ड अकाउंट, ऐसे। ये 120 कहां ट्रांसफर हो गया? यहां ट्रांसफर हो गया। मतलब जो सारी की सारी काट छांट गंदगी में मचाता था किस अकाउंट के अंदर? किसके अंदर? इक्विपमेंट अकाउंट में अंदर। वो आउटसोर्स होके कहां चली गई? सोल्ड अकाउंट के अंदर। पता है रियलिटी में अकाउंट ऐसे ही बनते हैं। आपको जो मशीन बेचनी होती है, मशीनरी के अंदर नहीं करते हैं गड़बड़ आप, सब यहाँ ऐसे ट्रांसफर हो जाता है। चलिए अब टोटल करते हैं इसका। व्हाट इज माय टोटल? दिस टोटल इज 920। दिस टोटल इज व्हाट? 920। बोलते जाओ क्या बोल रहे हो? सर आइडियली तो ये पूरा जो अकाउंट सिस्टम है ये पूरा रिवर्स नहीं बनना चाहिए? रिवर्स होना चाहिए। provision। वेरी नाइस। बताओ जरा कैसे? सर क्योंकि पहले तो मुझे बताओ कि रिवर्स का क्या मतलब समझ रहे हो तुम? सर मतलब पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, फिर हाँ। इक्विपमेंट सोल्ड का, फिर इक्विपमेंट का। अच्छा भाई एक बात बताओ मुझे, इसको उठा के वहां प्लेस करना ज्यादा आसान है, उसको उठा के वहां प्लेस करना आसान है? देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना लो, उसके बाद इक्विपमेंट बना लो, फिर इक्विपमेंट सोल्ड बना लो, क्या फर्क पड़ना उससे? रिवर्स कुछ नहीं, ये तो प्रेजेंटेशन है चीजों की। मैं चाहूं तो मशीनरी अकाउंट इक्विपमेंट को यहाँ नीचे बना लेता, इसको सबसे ऊपर कर लेता, इसे बीच में रखता, या इक्विपमेंट सोल्ड को पहले बना लेता, मशीनरी उसके, कुछ भी कर सकता हूं मैं, क्या फर्क पड़ता है? कोई सीक्वेंसिंग थोड़ा है ये तो मेरे लिए आसान है कि ए सीढ़ी उधर की तरफ चली गई और ये सीढ़ी उस तरफ दिखा दी, इसलिए आसान है मेरे लिए। तो मैं तो इसलिए बनाया। और आपको बोलूंगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा कि पहले ये बनाए, फिर ये बनाए, और फिर ये बनाए, क्योंकि इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो इसके ऊपर वाले में चला जाएगा, और जो इसका रिजल्ट निकलेगा वो इसके ऊपर वाले में चला जाएगा। ऐसा करके है। बाकी तो आपकी चॉइस है, आप किसी भी सीक्वेंस में बनाइए उसको। बोलिए रिदवान। यस सर, गॉट इट। देयर इज नो प्रॉब्लम, एनी सीक्वेंस यू कैन ऑप्ट। तो बताओ, जब तक हमें नहीं पता था इक्विपमेंट सोल्ड होता है तब तक तो मुश्किल था। कोई बहुत मुश्किल चीज है ये इक्विपमेंट सोल्ड अकाउंट बनाना? शुक्ला जी बोलिए। प्राण घातक है ये, बहुत Yes, sir. खतरनाक। अब शुक्ला जी की आवाज बंद हो गई है। आंचल पता चला कुछ? आंचल, नैना Yes, sir. एंड निकिता? Yes, sir. नाइस निकिता, ठीक है। विदिशा कुछ है समझ में आ रहा है? ये सब बोल हो रहा है? आ रहा है, ठीक है। तो आपको एक ही क्वेश्चन को दो तरह से, लेकिन जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए कि इक्विपमेंट सोल्ड अकाउंट बनाओ, तब तक इस मेथड को नहीं फॉलो करना है, तब तक आपको ये मेथड फॉलो नहीं करना है, ये ध्यान रखेंगे बस। यू आर नॉट सपोज टू फॉलो दिस मेथड। चलो जी आगे। यस सर। वर्किंग नोट तो सेम है, वर्किंग नोट में कोई इशू नहीं है, इसीलिए मैंने वर्किंग नोट यहां बना दिया, उधर नहीं बनाया। वर्किंग नोट दोनों का सेम है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन वर्किंग नोट। वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय ना ये पूरा वर्किंग नोट ही होता है। ये तीनों अकाउंट वर्किंग नोट है, ये दोनों अकाउंट वर्किंग नोट है। अगर आप अपना स्कैनर वगैरह उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा ये सब वर्किंग नोट ही है। सर ये ठीक 5 है, नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल आएगा जी, बिल्कुल आएगा। यही तो होना है इस बार, वही आना है। सैंपल पेपर खोल के देख लीजिए आप, 3 एडजस्टमेंट दिखेंगे आपको। मैंने देखा नहीं खोलकर, पर आई कैन विजुअलाइज कि 3 एडजस्टमेंट होंगी।
टैक्स की होगी, डिविडेंड की होगी और डेप्रिसिएशन की होगी। आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन 8 नंबर की क्वेश्चन के बराबर आना है, क्योंकि आपको 2 घंटा मिल रहा है। Yes. 40 नंबर का मतलब कितना मिनट हुआ? 80 मिनट है ना, Yes. लेकिन आपको मिल रहा है 120 मिनट। 40 मिनट एक्स्ट्रा में मटर थोड़ी छिलवाएंगे एग्जाम सेंटर में आपसे, या गाजर के हलवे के लिए गाजर छिलवाएंगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। चलिए, हमारे जमाने में जब टीचर एग्जाम्पल देते थे, लड़कों का एग्जाम्पल तो वही मटर गश्ती करना, गुल्ली डंडा खेलना, क्रिकेट खेलना, ऐसा एग्जाम्पल देते थे। और लड़कियों के लिए पता है एग्जाम्पल बोलते थे, तुम क्या बुनाई करोगी क्लास में, ऐसा बोलते थे। अब नहीं करता कोई बुनाई, अब तो रेडीमेड खरीदते हैं सब, है ना। होती हैं कुछ बहुत शानदार बच्चियां जो कहती हैं, समर्थ के लिए बोलती हैं, बेबी तुम्हारे लिए स्वेटर बना दूं? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फर्दर। अब जरा स्क्रीन पर देखिए आपके सामने, ये हो चुका है आपका क्वेश्चन पूरा। आई थिंक यू कैन सी दिस क्वेश्चन हियर। ये आपको मेथड 1 किस अकाउंट के साथ बनाना दिखा दिया आपको, इक्विपमेंट अकाउंट के साथ और इक्विपमेंट सोल्ड अकाउंट के साथ, और वर्किंग नोट भी हो चुका है पूरा। और दूसरा मेथड जो था आपके सामने वो क्या है, ये तो स्क्रीन पे पता नहीं क्या चिपक गया भाई। दूसरा मेथड आपके सामने कौन सा वाला है? ये इक्विपमेंट अकाउंट बनाया, इक्विपमेंट सोल्ड बनाया और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाया। समझ में आई होंगी ना ये वाली चीजें? बोलिए, इज इट ओके? Yes, sir. चलिए ठीक है जी। अब मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा आपके साथ। एक कुछ 3 क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने रख रखे हैं आप लोगों के लिए। ये मजेदार क्वेश्चन है, एग्जाम ये डू इट योरसेल्फ है ये क्वेश्चन आपका, ये वाला। ये एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 3 ये खुद करने हैं आप लोगों को, अपने आप करने हैं ये वाले क्वेश्चन, ध्यान रखना। दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ। एग्जाम्पल 3 भी आपको करना है। मैं आ रहा हूँ सीधा सीधा नीचे किस पर, केस 3 पर। इसको लेके चल रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, इसलिए पहले मैं हटा दूं इसे यहाँ से। केस 3 वाला पार्ट, चलिए दोबारा से करते हैं इसको। केस 3 है क्या, जरा वो देखने की कोशिश करते हैं। अरे बिल्कुल, टैक्स और डिविडेंड सब करेंगे आज ही होना है सारा। क्यों, अपॉइंटमेंट है किसी के साथ? नहीं नहीं, देख लो, अगर हो तो बताओ, आई कैन रिलैक्स यू, आखिर जिंदगी का सवाल है। आइए देखें आपके सामने। चलो, जिनको, कुछ लोगों को पता है ये चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ, मेरे ख्याल से आयुषी तो सर्व ज्ञाता है, उसको पता होगा। और मेरे ख्याल से अगर अनिकेत ने कुछ पढ़ा होगा तो उसे मालूम होगा, गौरप्रिया को भी मालूम होना चाहिए। आइए देखें जरा। अब कंपनी के बैलेंसेस हैं यहाँ पर, देखिए। स्टॉक है, ग्रॉस ब्लॉक है, लूज टूल्स है, लाइव स्टॉक है, पेटेंट्स है। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 10,000, जिस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3,000, 5,000 में बेच दी, बढ़िया बात है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी का ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू गिवन है 25,000 और 40,000। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, बताओ भाई इनमें से मशीनरी है कौन सी? आयुषी नहीं बोलेंगी, गौरप्रिया नहीं बोलेंगी, अनिकेत को कोई जवाब नहीं देना, और मुझे लगता है एक बच्चा और है जिसे मालूम है, वो भी जवाब नहीं देगा। बाकी लोग मुझे बताइए, इनमें से कौन सी चीज है ऐसी जिसको मैं बोलूंगा क्या बोलूंगा इसको? एसेट्स क्या रिप्रेजेंट करता है? एसेट्स क्या चीज रिप्रेजेंट करती है, कोई मुझे बताए। लाइव स्टॉक, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये बच्चा सही बोल रहा है। समर्थ बोलता है लाइव स्टॉक, कुत्ता गधा घोड़ा बकरी एसेट होती है, बिल्कुल सही है ना। मुर्गियां ऐसी एसेट्स होती हैं। अरे भाई यूट्यूब में देखा मैंने परसों, एक बंदी जो है, मतलब अपने पूरे परिवार के साथ बड़ा अपने मुर्गे का बर्थडे मना रही है यार। हैप्पी बर्थडे 2 ईयर मुर्गा, ठीक है, और उसको छोटा सा केक काट के उसके मुंह में ऐसे जबरदस्ती ठूस रहे हैं, और मुर्गा पंख फड़फड़ा रहा है। क्या बात है, कितना टाइम और मनी है लोगों के पास, मुर्गे का बर्थडे मना रही है ना। समर्थ भी कहता है कि अबे लाइव स्टॉक, अबे कुत्ता डेप्रिशिएट होता है किसी का? ये बताओ मुझे, गधा डेप्रिशिएट होता है? कैसी बात कर रहे हो यार? चलो बताओ कोई मुझे जरा। मैं वही बोल रहा हूं जो तुम बोल रहे हो। तुमने बोला लाइव स्टॉक, अबे लाइव स्टॉक को डेप्रिशिएट, लाइव स्टॉक, पता चला समर्थ कुत्ता खरीद के लाया था, बड़ा बीगल, 1 साल में दोनों कान झड़ गए उसके। अरे बोलो कोई, किसी बच्चे ने मैसेज भेजा यहाँ पर, विदेशी। अबे विधि बंसल, ग्रॉस ब्लॉक किसको कहते हैं? ये होती क्या चीज है? अच्छा तुमने रिकॉर्डिंग मशीनरी की वैल्यू बिना ओह माय गॉड, शी नेल्ड द पॉइंट। सारी मशीन की क्या वैल्यू? आओ मैं दिखाता हूँ आपको। मैं नहीं बोल रहा, गूगल बाबा बोल रहा है। दिख रहा है भाई किसी को गूगल बाबा भी लिखा हुआ?
यस सर। क्या लिख रहा है, कोई पढ़ के सुनाए जरा, तुम ही पढ़ के सुनाओ यस सर वाला। अरे बोल प्रभु, बोल तो सही। Gross block is the total value of all the assets that a company owns. हाँ जी, और The value is determined by the amount it cost. हाँ जी, to मतलब acquire. कुल मिलाकर मैं बोलूं तो अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूं अपने यहाँ पर कुल मिलाकर, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो देखो भैया, पेटेंट जो है हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है और डेप्रिसिएशन उससे रिलेट नहीं होता, उससे रिलेटेड एमोर्टाइजेशन होता है। तो स्टॉक हमारा तो करंट होता है, ग्रॉस ब्लॉक होता है हमारी सारी एसेट्स का टोटल, जिस पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो वाला। लूस लूस प्लास पेज का हथौड़ी है, लाइव स्टॉक तो कुत्ता गधा बकरी घोड़ा है ना, इसे डेप्रिशिएट ना करना मेरे लाल, ठीक है। पेटेंट ये आपकी इंटेंजिबल होगी, इस पे एमोर्टाइजेशन होता है। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी है नीचे वाली, यहाँ वाली, ये इंफॉर्मेशन मैं किससे रिलेट कर सकता हूँ, समझ पा रहे हैं किससे रिलेट करूंगा इसको मैं? ग्रॉस ब्लॉक से। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, बोलिए। हाँ जी, ठीक है, Yes sir. समझ पा रहे हैं इस बात को या नहीं? तो ग्रॉस ब्लॉक सारी फिक्स्ड एसेट्स हुई। हाँ जी, ग्रॉस ब्लॉक हमारी सारी फिक्स। इरेज क्यों नहीं हो रही हैं चीजें यार ये? हाँ हो रहा है, ठीक है जी, गॉट इट जी। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में एक छोटा सा गड़बड़ है, पेटेंट कोई नहीं यहाँ नहीं लिखना चाहिए, पर ये मैंने नहीं लिखा, ये किताब से मैंने एज इट इज क्वेश्चन उठाया था, बहुत साल पहले किताबों में क्वेश्चन होता था। लेकिन इस क्वेश्चन की एक ब्यूटी और भी है। चलिए, अगर मैंने आपको पिछली क्लास का आइडिया दिया था, थोड़ा बहुत ध्यान होगा आपको, मैंने बताया था कि आपको जो आप प्रोविजन और मशीनरी अकाउंट होता है उसे तीन तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। पहला, एसेट साइड में क्या शो कर देंगे, एसेट्स, और प्रोविजन करेंगे लायबिलिटी साइड में। दूसरा, एसेट साइड में मशीनरी माइनस प्रोविजन, अभी देखे थे आपने केसेस, वैसा कर सकते हैं शो अप। और तीसरा कि मशीनरी दे रखी है अंदर और प्रोविजन दे रखा है नीचे। अब मुझे बताइए, जब हमारा क्वेश्चन कहता है, रुद्राक्ष से बोल रहा हूं मैं, जब हमारा क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर क्या कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट दोनों डेट गिवन है आपको, गिवन है, तो बताइए ये क्वेश्चन जो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड का है या नहीं है, बताइए। यस सर। है, बिल्कुल सही है। अब ओपनिंग डेप्रिसिएशन 25,000 का और क्लोजिंग डेप्रिसिएशन 40,000 का, तो ये जो ग्रॉस ब्लॉक है मेरा, ये वाला ग्रॉस ब्लॉक, ये बेसिकली क्या है, ये मेरा ग्रॉस ब्लॉक तो नाम है, पर बेसिकली ये मेरी क्या है, नेट एसेट्स है। ये वो एसेट्स है जिसमें से हमने प्रोविजन माइनस कर दिया, अदरवाइज मैं दिखा नहीं सकता। अदरवाइज मैं कैसे दिखाऊंगा, नोट्स में जाऊंगा, प्रोविजन लायबिलिटी में दिखाऊंगा, या एसेट्स में जाऊंगा, एसेट्स के नीचे प्रोविजन माइनस करके दिखाऊंगा। और अगर मैंने प्रोविजन इसके बाहर लिख रखा है, तो एसेंशियली क्या होता है, ये जो ग्रॉस ब्लॉक वाली वैल्यू है, इसमें से ये वैल्यू माइनस है। तो अब मुझे बताइए रुद्राक्ष, ये जो 55,000 आपकी वैल्यू है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी? क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड में मशीन की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन तो माइनस होता ही नहीं है, तो व्हाट शुड बी इट्स ओरिजिनल वैल्यू? सर 55 प्लस 40 करनी पड़ेगी। 55 प्लस 40 नहीं करनी पड़ेगी, 55 प्लस 20 करनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर ओपनिंग फिगर जो है ये वाली है आपकी 80,000, ये वाली फिगर है, और ये, हाँ ठीक है, 55 प्लस कितना करना पड़ेगा आपको? 40 ही करना पड़ेगा। 40 करना पड़ेगा। चलिए आपका सॉल्यूशन देखते हैं जरा। अब आप देखिए जो आपको फॉर्मेट बना के दे रखा है उसमें क्या कर रखा है, देखिए जरा, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये है मशीनरी अकाउंट का बैलेंस बीडी, इसकी ओपनिंग वैल्यू थी 80, उसमें क्या जोड़ दिया, ओपनिंग वाला प्रोविजन जोड़ दिया। ये क्लोजिंग वैल्यू कितनी 55, इसमें कितना जोड़ दिया 40, दिस वैल्यू इज 90। और बाकी जो सेल परचेज करना है वो तो आप अपने आप कर ही सकते हो, उसमें ऐसी कोई परेशानी नहीं है। ड्यूरिंग द मशीनरी कॉस्टिंग इतना का था, उसको बेच दिया इतने में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ओपनिंग क्लोजिंग फिगर, ओपनिंग फिगर 25,000 की यहाँ चली जाएगी, क्लोजिंग 40 यहाँ चली जाएगी। और देखो रिजवान, देख रहे हो जो पार्ट ऑफ मशीनरी का प्रोविजन था वो ये रहा 3,000, तो इससे हमारा क्या निकल गया, पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन निकल आया 18,000। देख रहे हो पेज नंबर 7, Yes sir. दोनों बैठे जो मेरे सामने वाले, ठीक है जी। और देखिए ये जो बेचा आपने, तो अब आप देखिएगा ये वाला जो 3,000 है, 3,000 ये एज इट इज यहाँ शो हो गया 3,000, सेल यहाँ चला गया, लॉस यहाँ चला गया, तो आपका क्या निकल आया, कुछ नहीं निकला यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई। अगर यहाँ डिफरेंस होता तो मैं क्या बोलता, परचेज बोलता, बैंक बोलता। बोलिए जी, इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट? इस क्वेश्चन में जो समझने लायक चीज थी यही थी कि आपको मशीन के बैलेंसेस में जो एडजस्टमेंट में प्रोविजन दे रखा है उनको एड बैक करना है, और कुछ नहीं था। बाकी सब क्वेश्चन रूटीन क्वेश्चन है बिल्कुल, और एक ग्रॉस ब्लॉक का मतलब समझना था जो आपने सीख लिया। सर हमने वो ऐड क्यों किया, मेरे को समझ नहीं आया। कोई बात बेटा एक बात बता मुझे, मैंने आप ऐड क्यों किया था, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर क्यों ऐड किया था, जस्ट सी है।
ऐड करने का रीजन मैं बता रहा हूँ क्या रीजन था, कि मैंने आपको बताया था कि मशीन के प्रोविजन वाले मेथड में प्रेजेंटेशन करने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तरीका कि एसेट साइड में दिखा दो मशीन और लायबिलिटी साइड में दिखा दो प्रोविजन। एग्री करता है भाई इस बात से? Yes, ये है sir. तुम्हारे पास क्या, बैलेंस शीट, रूटीन बैलेंस शीट दिखा रहा हूं मैं ऐसे करके, मान ऐसे। ये मैंने दिखा दी मशीनरी अकाउंट इधर, सपोज 1 लाख रुपए का, और मैंने इधर दिखा दिया क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने का, 10,000 का। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे में? नहीं sir. या मैं बैलेंस शीट बना लूं कैसे, ऐसे इधर दिखा दूं मशीनरी कितने की, 1 लाख रुपए की, माइनस कर दूं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने का, 10,000 का, मशीन की वैल्यू 90,000। याद है जब मैंने पिछली क्लास में सिखाया था, ये तो बताया था। Yes sir. ये भी ठीक है। एक तरीका और होता है कि मैं क्या करूं, मैं मशीनरी को ऐसे दिखा रहा हूं, यहाँ पर ऐसे। अगर मैं मशीनरी यहाँ 1 लाख दिखा रहा हूं, ठीक है, और यहाँ दिखा रहा हूं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितने का, 10,000 रुपए का, तो असेंशियली इसका मतलब ये होता है कि ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू 1 लाख है, ये डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की वैल्यू है। इसका मतलब ये होता है। तो ये तो Yes, sir. प्रेजेंटेशन ही गलत हो जाएगा। तो हमारा सही प्रेजेंटेशन क्या बनता है, ये बनता है 90,000, और ये तब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मतलब उस वैल्यू में से प्रोविजन माइनस कर दिया और उसे एडजस्टमेंट में दिखा दिया। अब मुझे बताइए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो कर रहा हूँ, मशीन की वैल्यू 90 इधर दिख रही है, तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या रही होगी, तो 1 लाख. 1 लाख। तो मैंने कैसे निकाला 1 लाख, ऐड करके निकाला ना, ऐड करके। हाँ जी, हाँ जी. उस क्वेश्चन में क्या कर रखा था, ग्रॉस वाले ब्लॉक की वैल्यू देखी थी ना, 80 और 55 ऐसे कुछ करके देखी थी, हाँ जी सर. और नीचे एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ था इन्फॉर्मेशन में, कि ओपनिंग प्रोविजन है, क्लोजिंग प्रोविजन है, तो मेथड तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ही फॉलो हो रहा है ना भाई। Yes sir. तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू कैसे निकलेगी बता जरा। हाँ, ऐड करेंगे. हाँ. वही करा हमने यहाँ पर, ठीक. ठीक है जी। चलिए, दैट्स देयर, क्लियर हुआ। किसी और का कोई डाउट? ये वाला पार्ट आपका खत्म हुआ, दिस पार्ट इज डन। इसको खुद करेंगे आप, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे अपने साथ, अपना वो जो भी लेके चलना है आप लोगों को, नोटबुक वगैरह में उसको करके इसको करेंगे। सॉल्यूशन दे रखा है, एक एक वैल्यू दे रखी है, कहाँ क्या जाएगा। अब मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि ये कैश कहाँ जाएगा, ये लॉस कहाँ जाएगा, ये परचेज कहाँ जाएगी, या ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, एवरीथिंग इज देयर। अगर आप देखेंगे तो इसमें इसके एक्सप्लेनेशन में नीचे लिख रखा है, दिख रहा है देखो, डेप्रिसिएशन कहाँ जाना चाहिए, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कहाँ जाना चाहिए, सेल ऑफ मशीनरी कहाँ जाना चाहिए। ये पार्ट खत्म हुआ आपका। और जो 3 क्वेश्चन है वो मैंने करने के लिए दिया, वो आप ट्राई करेंगे। सही होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं खड़ा हूं यहाँ पर। पेज नंबर 7 के लास्ट में अब हम शुरुआत करते हैं किसकी, टेक्स की। वी स्टार्ट विद टेक्स, ठीक है जी। टेक्स आपको 2 तरह से दिखता है क्वेश्चंस में, ईदर यू विल फाइंड इट आउट दिस टेक्स इन द फॉर्म ऑफ सीधा इनकम टैक्स लिखा हुआ आ जाएगा, या प्रोविजन फॉर टैक्स की फॉर्म में लिखा हुआ आएगा। ये ध्यान रखना बस, या तो किसकी फॉर्म में दिखेगा आपको टैक्स, ये दिखेगा आपको किसकी फॉर्म में, सीधा नॉर्मल टैक्स की फॉर्म में लिखा हुआ आ जाएगा, या लिखा हुआ आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स की फॉर्म में, ठीक है जी। अच्छा, इससे पहले कुछ चीज और सीख लेते हैं, तब आपको एक कुछ को समझने में ज्यादा आसानी होगी। याद करिए, जब मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना सिखाया था, तो मैंने कहा था ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में टैक्स 2 जगह पे जाता है। एक जगह हम क्या करते हैं, टैक्स को, प्रोविजन पर टैक्स को प्लस करते हैं, और दूसरी जगह पे माइनस करते हैं। कोई मुझे बताएगा टैक्स को ऐड कहाँ किया जाता है और माइनस कहाँ किया जाता है? याद दिलाइए मुझे फटाफट से, कोई भी बताए मुझे, एनीवन। सर वर्किंग नोट में ऐड करते हैं, जिससे वर्किंग नोट में ऐड करते हैं, क्या कैलकुलेट करने के लिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए करते हैं, ठीक है जी। और माइनस कहाँ करते हैं, कैश जनरेटेड के बाद, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद उसे माइनस कर देते हैं, ठीक है, ताकि उसका इफेक्ट क्या हो जाए, नलीफाई हो जाए। करेक्ट है जी, यस यही तो होता है ना। चलो जरा एक बार दोबारा से मैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखाऊंगा वो, और स्क्रीन पे क्या दिखाऊंगा पहले मैं बोर्ड में बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन पे दोबारा ले चलूंगा। ये देखिए आपके सामने यहाँ पर मेरे पास इंफॉर्मेशन है 31 मार्च 2022 की और 31 मार्च 2021 की। ये लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स, ऐसा लिखा है 5 लाख, और ये लिखा है 3 लाख। इज दैट ओके जी? ये लिखा है मेरे पास ये प्रोविजन, और मैं एरो कैसे बनाना पड़ेगा, मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा एरो, हाँ है ना।
प्रोविजन फॉर टैक्स आपको मालूम है करंट लायबिलिटी होती है, तो ये क्या होगा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं करेंगे। टैक्स को, डिविडेंड को, डेप्रिसिएशन को इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट नहीं करना, ध्यान रखना बस, जो तीनों एडजस्टमेंट है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपका ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर है। अब मुझे बताइए, और आपका फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च 2022, ये आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, इस दिन आप कैश फ्लो बना रहे हैं। प्रोविजन हम बनाते हैं उन फ्यूचर कंटीजेंसीज के लिए जिनका नेचर मालूम है लेकिन अमाउंट नहीं मालूम। अभी मैंने पिछले साल जो प्रोविजन बनाया होगा उसका फाइनल सेटलमेंट पिछले साल ही हो गया होगा, इस साल हुआ होगा? बताओ भाई, पिछले साल जो प्रोविजन बनाया था उस प्रोविजन के अगेंस्ट मैंने पेमेंट लास्ट ईयर ही करी होगी या इस साल करी होगी? इस साल करी होगी, पिछले साल थोड़ी। पिछले साल तो मैंने क्रिएट किया था कि अगले साल कुछ होगा, करेक्ट? और ये जो मैंने प्रोविजन बनाया इसका सेटलमेंट इसी साल होगा या अगले साल होगा? अगले साल होगा, करेक्ट? ठीक है जी। तो देखिए, ये मैं बना रहा हूं, मुझे कैलकुलेट करना है क्या, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये कैलकुलेशन करूंगा। यहां मैं ऐड कर दूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स, कौन से वाला, करंट ईयर का, कितना वाला, 5 लाख, इसे मैं यहां ऐड कर दूंगा, ऐसे हो जाएगा ऐड। करंट ईयर वाला तो ऐड ही होना, करंट क्यों ऐड करना भाई इसको, क्योंकि करंट ईयर के प्रॉफिट में से निकालकर मैंने प्रोविजन बनाया तो हो गया आफ्टर टैक्स। अब मैं उसे ऐड बैक करूंगा तो बिफोर टैक्स जाने के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? प्रोविजन फॉर टैक्स को मैं ऐड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बिफोर टैक्स जाना है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको हमने लिख दिया यहाँ पर, ऐड करा इसको, ठीक है जी। अब ये जो 3 लाख रुपया है, अगर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये जो 3 लाख का प्रोविजन था, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो यही तो करंट ईयर की पेमेंट मानी जाएगी। एग्री करते हो? तो नीचे मेरे पास होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यही तो होता है ऐसा फिगर। माइनस यहां से कर देता हूं मैं क्या, टैक्स, और कितना माइनस कर देता हूं, 2 लाख, जो कि क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर इंफॉर्मेशन होगी तो मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना बस। तो क्या हुआ भाई, प्रीवियस ईयर का प्रोविजन इज अ पेमेंट और करंट ईयर का प्रोविजन क्या है, ऐड कर दिया। इस पर किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए प्लीज। 2 लाख क्यों मैंने भाई आउटफ्लो तो हुआ होगा, पूरा क्यों नहीं किया 3? है इस साल प्रोविजन बना है, इस साल क्या हुआ, प्रोविजन बना है, ठीक है जी। Yes. तो क्या करूंगा मैं, बता। अच्छा एक बात बता मुझे यार, प्लस मैंने किया 5 लाख और माइनस किया मैंने 2 लाख, तो मेरे अकाउंट में अभी भी 3 लाख क्या ऐड ही तो पड़ा है। कैश फ्लो में हम क्या बनाते हैं, आउटफ्लो कितने का हुआ, मेरा आउटफ्लो एग्जैक्टली कितने का हो रहा है, 2 5 लाख, लाख का, 3 लाख का, 2 लाख, 2 लाख का। और टैक्स के नाम पे मैंने पैसा कितना हटा लिया था प्रॉफिट से, 5 लाख। अच्छा Yes. एक बात सुनो, चलो बहुत सीधी सी बात है, रुद्राक्ष का क्वेश्चन था ना ये, Yes. रुद्राक्ष अगर ये भी 3 लाख और ये भी 3 लाख, तब सोच जरा क्या होता, प्रोविजन में जोड़ देते 3 लाख रुपया Yes, sir. और माइनस कर देते 2 लाख रुपया, नक्की खत्म हिसाब। सर तब 2 लाख क्यों करते तब? पहले रुक जा यार, पहले मेरी बात समझ। हाइपोथेटिकली ये भी 3 लाख होता, ये भी 3 लाख अगर होता तो क्या होता मेरा इफेक्ट, क्या इफेक्ट होता, नलीफाई हो जाता ना इफेक्ट, 3 प्लस और 3 माइनस, इफेक्ट नलीफाई, खत्म। यस सर। लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, ऐसा थोड़ी होगा एग्जाम में। ये है पिछले साल की फिगर 3 लाख और करंट ईयर की फिगर कितनी है कि 5 लाख। 5 लाख का प्रोविजन बनाया, पिछले साल का प्रोविजन अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो इस साल की पेमेंट मान दी जाती है, हमने माइनस कर दिया। एक्चुअल टैक्स हमने यही पे किया ना, एग्री करते हो सब इस बात से? यस सर। बोलो सर रुद्राक्ष। आपने ऊपर 3 लाख Yes. लिखा, पर आपने 2 लाख माइनस करा हुआ है, 3 लाख नहीं होना चाहिए। अरे बेटा ये 3 लाख है, ये 5 लाख है। सर तो आपने डिफरेंस क्यों लिया है इसमें? अरे तुम रुको तो सही, पहले मुझे पूरा तो करने दो बात को। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट, इवन आयुषी लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। अब जरा समझो, लेकिन आप इस साल के प्रॉफिट में से प्रोविजन कितने का बना रहे हो, 5 लाख का, 5 लाख का ना।
बेटा मुझे ये बता, ये जो तूने 2 लाख की पेमेंट करी है, क्या ये इस साल के प्रॉफिट में से निकाल के करी होगी? पिछले साल। पिछले साल का जो प्रोविजन उससे करी होगी ना? नहीं, रुक जा, सॉरी, ये 3 है ना? हाँ सॉरी, इसको मुझे 3 लिखना चाहिए, आई एम रियली सॉरी, ये 3 लिखना चाहिए था मुझे, क्योंकि ये 3 है, मैं 2 गलत लिख रहा था, मुझे लगा था 2 है, ये 3 लाख है, 3 लाख। अब जरा समझिए, मेरा इस साल का आउटफ्लो कितने का हुआ? 3 लाख का, लेकिन मैंने अपने प्रॉफिट को कितने से रिड्यूस करा? 5 लाख से। तो बिफोर टैक्स जाने के लिए जो मैंने प्रोविजन माना उसको जोड़ दिया, और जो पेमेंट करी थी उसे माइनस कर दिया, मेरा हिसाब बराबर आ गया। अब कुल मिला के मैंने क्या किया, मेरा नेट इफेक्ट क्या है कि मैंने अपने प्रॉफिट में कितना पैसा जोड़ा है? देखो जरा, मैंने ऐड किया 5 माइनस किया 3, मैंने कितना ऐड किया? 2 लाख ऐड किया ना? यस सर, विच वाज अननेसेसरी फिगर, विच वाज नॉट रेलेवेंट, और मेरे प्रॉफिट को रिड्यूस करके ठीक कर दिया मैंने उसको। यस सर। बोला आयुषी क्या डाउट है? तो मैं वही बोल रही थी कि ऊपर 3 लाख लिखा था पर नीचे 2 लाख माइनस हाँ हाँ ठीक है, और किसी का? रुद्राक्ष का डाउट? तो हमारे नेट इफेक्ट 2 लाख का होगा जो हमारा आउटफ्लो, क्योंकि हमारा तो 2 लाख टैक्स का गया ही नहीं, हमारा तो हुआ आउटफ्लो हुआ ही नहीं, हाँ, ठीक। हमारा तो आउटफ्लो हुआ ही नहीं हुआ ना आउटफ्लो हमारा, यस हमने ऐड बैक कर दिया उसको, ठीक तो कर दिया उसे। अब यही तो करना होता है मुझे, आउटफ्लो है तो है। अच्छा मान ले जरा ध्यान से समझ कि ये होती 5 लाख और ये होती 3 लाख, तब क्या करता मैं? यहाँ कितना जोड़ता मैं? 3 लाख, और यहाँ आउटफ्लो कितने का दिखाता मैं? 5 लाख का। अब बता, अब क्या हुआ? 5 लाख है वो पिछले साल जो पेमेंट कर रहा हूँ मैं इस साल, हाँ वो ये रही ना, और 3 लाख मेरे इस साल के, इस तो साल 2 का, लाख नेगेटिव हुआ। तो 2 लाख का आउटफ्लो है मेरा, दिख रहा है साफ साफ, क्लियर है? बोल भाई बोल, यस सर। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती यस सर नहीं, समझ में आए तो बोलो। और अगर मैं बोलूं, एग्जांपल करा दो। हाँ अगर मैं बोलूं एग्जांपल, मैं तो पूरा टॉपिक बताया, 3 लाख और ये 3 लाख, तब क्या होगा बता जरा मुझे, अब बता। तो कुछ नहीं, नो इफेक्ट। कोई इफेक्ट नहीं है, सिंपल है, ठीक है। तो मैं अपना क्या लेके चल रहा हूँ कि मैं इसे लेके चल रहा हूँ यहाँ पर 3 लाख रुपया, इसे लेके चल रहा हूँ 5 लाख रुपया। तो क्या करना चाहिए मुझे? रैंडमली मुझे क्या करना चाहिए? 5 लाख यहाँ लिखना चाहिए, और कितना लिखना चाहिए यहाँ पर? माइनस कितना करना चाहिए यहाँ पर मुझे? 3 लाख करना चाहिए, खत्म, ठीक है। अब मान लो मेरे क्वेश्चन में बोला रिफंड भी है भाई, रिफंड क्या है? रिफंड, मेरा रिफंड भी है। सपोज मेरा क्वेश्चन कहता है कि रिफंड भी है आपका 50,000 रुपए का। अब मुझे बताइए रिफंड इसमें से मिलेगा या इसमें से मिलेगा? तो प्रीवियस भाई जो पेमेंट है उसी में से तो रिफंड मिलेगा। भाई मेरी पेमेंट 3 लाख की मानी जाएगी ना, अगर कुछ नहीं बोला तो रिफंड इससे मिलेगा। अब मुझे बताइए रिफंड मेरे प्रॉफिट में ऐड होता है, बिफोर रिफंड जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा ना उसको। यस सर। तो यहाँ ऊपर मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ना लेस रिफंड, रिफंड कितने का? 50,000 रुपए का, करता हूँ ऐसा मैं इसको, ठीक। और रिफंड यहाँ माइनस हुआ है, तो जो फाइनली फिगर है यहाँ तो मुझे प्लस क्या करना पड़ेगा? रिफंड यहाँ प्लस करना पड़ेगा ना इधर 50,000 रुपए का, क्योंकि मेरे पास तो आया है ये। बोलो, ये है मेरा आउटफ्लो और ये मेरा इनफ्लो। तो मेरी फाइनल पेमेंट टैक्स की कितने की गई है? 2.5 लाख की तो गई है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना बेटा, तो ये माइनस और ये प्लस नहीं दिखाते हैं, पता क्या करते हैं? ऐसा करते हैं, रिफंड रिफंड नहीं लिखते हैं यहाँ पर, क्या करते हैं? ऐसा करके दिखाते हैं, माइनस है 3 लाख का और प्लस है कितने का? 50,000 का। तो व्हाट इज माय रिजल्ट? ब्रैकेट में कितना? 2,50,000, ऐसे दिखाते हैं। और इसे पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेट ऑफ रिफंड। क्या बोलते हैं इसको? नेट ऑफ रिफंड। तो जब मैंने आपको वो फॉर्मेट सिखाया होगा तब बताया था ना एक जगह पे नेट ऑफ रिफंड। सर वो ऑपरेटिंग में, तो वो ऑपरेटिंग में, बिल्कुल 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 ऑपरेटिंग में, बिल्कुल ऑपरेटिंग में बोला था मैंने। आइए मैं दिखाता हूँ आपको एक बार दोबारा से, और फिर मैं इसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से सिखाऊंगा आपको, एक एक केस करके सिखाऊंगा आपको, एक एक केस करके, ठीक है। ये देखिए जरा, नजर डाल लेते हैं हम लोग ऑपरेटिंग, कौन से पेज पे ऑपरेटिंग वाला? ये देखिए पेज नंबर है आपका, कौन सा पेज है ऑपरेटिंग वाला? ऑपरेटिंग इज इन विच पेज? कौन से पेज पे चल रहा है ऑपरेटिंग, बताइए। पेज 3। हाँ पेज 3। पेज 3 पे, पेज 3 पे है, हाँ पेज 3, ये रहा। आई थिंक यू कैन सी इन योर स्क्रीन नाउ। देखो क्या दिख रहा है आपके पास, यहाँ देखिए आप, ये देखिए, ये दिख रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, हाईलाइट किया पेज 3 में, देखा। और यहाँ क्या कर रखा हम लोगों ने? ये रिफंड ऑफ टैक्स को क्या कर दिया हमने? माइनस कर दिया। बोलिए,
दिख रहा है Yes. समर्थ बाबा? चलो ठीक है, और थोड़ा आगे चलते हैं और ऊपर चलिए जरा, ऊपर 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 की तरफ चलिए जरा, इसी फॉर्मेट में ऊपर चलिए जरा, हम लोग क्या दिखता है हमें, देखिए जरा यहाँ इस जगह पे जहां लिखा हुआ है, देखो इनकम टैक्स पेड लिखा हुआ है इनकम टैक्स पेड, नेट ऑफ रिफंड। नेट ऑफ रिफंड का मतलब समझे कि जो भी पेमेंट थी उसमें हमने क्या जोड़ दिया, रिफंड को जोड़ दिया, तब जाके हिसाब किताब बराबर बनता है आपका। तो इसको अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मदद से सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, और आपको समझ में आएंगी चीजें। तो एक बहुत बेसिक आइडिया आपके दिमाग में ये होना चाहिए, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स की ओपनिंग क्लोजिंग फिगर दे रखी हो तो आप कैसे ट्रीट करेंगे वो भी। चलिए केस 1 से शुरुआत करते हैं। तो जो लिखा ये इनकम, 2 लाख और आपने 5 लाख दिया ऊपर जो लिखा, जैसे जो आपने अभी सिखाया था, जो उसमें नेट इफेक्ट आ रहा है जैसे 2 लाख का, वो क्या शो कर रहा है हमें? इसके अंदर जो आपने ये फिगर्स हाँ, इस एग्जांपल को देखो, मैं दिखाता हूँ क्या शो कर रहा है, ध्यान से देखना जरा। आपका प्रॉफिट में से डेबिट कितना हो चुका था, 4.5 लाख, और आपकी एक्चुअल आउटफ्लो कितने का हुआ, 250 का। यस सर, आउटफ्लो कितना हुआ, 250 का हुआ ना आपका। यस सर। तो आपने अपने प्रॉफिट में से अननेसेसरी कितना माइनस करके रखा हुआ था 2 टैक्स लाख, के नाम का, 2 लाख। उसको एड बैक कर रहे हो ना, अच्छा ठीक है, समझ गया। तो टैक्स का एडजस्टमेंट समझ में आया अब। वो कहता है टैक्स माइनस होना चाहिए, लेकिन वो जो एक्चुअल पेमेंट हुई हो। अब आपकी एक्चुअल पेमेंट तो कितने की हुई, 2.5 लाख की हुई है, और आपने प्रोविजन कितने का बना दिया था, 5 का, जिसमें से रिफंड भी आया था। तो ऊपर मैं बोलूंगा तो ऊपर तो इफेक्ट 4.5 लाख का आया, नीचे इफेक्ट कितने का आया, 250 का। मतलब आपने अपने प्रॉफिट पे प्रेशर डाल दिया था कितने का, 4.5 लाख का, लेकिन एक्चुअल पेमेंट तो 2.5 लाख की गई थी ना बेटा। 50 को माइनस करने के बाद लिखा ना, 50 को माइनस करने के बाद लिखा ना, तो आपका फाइनल इफेक्ट कितने का था, 2 लाख रुपए आपने अननेसेसरी अपने प्रॉफिट को टैक्स के नाम पे ओवरबर्डन कर रखा था, वापस कर दिया। ये इफेक्ट है इसका। और अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए, सिर्फ बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे देखिए आपका एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको मैं, ये तो तब है जब आपको ओपनिंग क्लोजिंग फिगर दे रखी है। आइए देखिए एग्जांपल, यहाँ पर क्या फिगर है आपके पास, इनकम टैक्स पेड लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना। क्या लिखा है आपके सामने, नेट प्रॉफिट में जाके जोड़ देना इसको, और क्या करते हैं, नीचे जाके माइनस कर देना, फिनिश। कुछ पंगा नहीं है भाई, बोलो रुद्राक्ष, समझ पा रहे हो या आयुषी? जब इनकम Yes, टैक्स sir. पेड दिया होगा तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही होगा। हाँ बेटा होगा ना, लेकिन हमें पहले बिफोर टैक्स बनाना है और फिर टैक्स माइनस करना है। तो बिफोर टैक्स बनाना है तो पहले जोड़ूंगा ना उसको, यस, और फिर फाइनली उसकी जगह पे जाके पे कर दूंगा। तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, खत्म। वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी, उसको तो हमारे कैश फ्लो को स्टेटमेंट को अफेक्ट ही नहीं करना था, इसलिए इफेक्ट 0 हो गया। ठीक है। अरे अगर मैं यहाँ जोड़ दूं या माइनस कर दूं, इफेक्ट 0 हो गया ना इसका। यस, जितना टैक्स पे किया उतने हमने प्लस कर दिया, खत्म हो गया हिसाब। केस 2 लिखता है एडवांस टैक्स, और जैसे एडवांस टैक्स यानी कि एडवांस एक्सपेंसेस, याद करो एडवांस या प्रीपेड टैक्स हम लोग क्या मान के चलते थे, करंट एसेट्स की तरह ट्रीट करते थे कैश फ्लो रेशियो एनालिसिस में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कंपनीज अपना टैक्स हमेशा एडवांस भरती हैं भाई, ध्यान रखिए। कंपनीज अपना टैक्स हमेशा क्या भरती हैं, एडवांस भरती हैं। हमेशा कंपनीज अपना टैक्स एडवांस भरती हैं, ठीक है जी। एडवांस क्यों भरेंगे? भाई मैं क्या करूं, कानून बन रखा है। मतलब एडवांस उन्होंने भरा तो एडवांस क्यों? अच्छा एक बात बता, तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अभी, तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर है, तुम्हारा क्वार्टर है, योर क्वार्टर इज 1/4/0/21 टू 31 मार्च 2022 का क्वार्टर चल रहा है, ये क्वार्टर चल रहा है, ये वाला क्वार्टर, ठीक है। तो आइडियली ये होना चाहिए ना कि पहले आप अर्न कर लोगे फिर आप टैक्स पे करोगे, यही तो होना चाहिए। यस सर। जैसे तुम्हारे फादर या मैं या बाकी सैलरीड लोगों के साथ होता है। कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी के केस में सरकार कहती है कमाना बाद में, पहले टैक्स भरो। तो एस्टिमेट कैसे करते हैं कि बिल्कुल, कितना चार्टर्ड टैक्स अकाउंटेंट किस बात के लिए बैठे हैं भाई, उनकी रोजी रोटी पे लात मरवाओगे क्या? वो करते हैं। अरे भैया टैक्स प्लानिंग एक सब्जेक्ट होता है सीए का पूरा, एडवांस टैक्स प्लानिंग बोलते हैं उसको, वही तो करते हैं। और क्या करते हैं, और किस बात का पैसा खाते हैं वो लोग? वो प्लान करते हैं, वो बताते हैं। अच्छा ये बात बताओ, अच्छा बेटा अगर एडवांस टैक्स का कंसेप्ट ना होता तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होती? नहीं सर। फिर और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स हमने तो पढ़ा नहीं, जब हम सैलरी बना रहे हैं उसमें तो होता नहीं है।
तो कंपनी के केस में होता है ये, कंपनियां अपना टैक्स एडवांस ही भरती हैं, ठीक है जी। एडवांस टैक्स का मतलब करंट एसेट्स बिल्कुल नहीं है, ये रूटीन टैक्स है। क्या करोगे, ऊपर ऐड और नीचे माइनस। माइनस, सिंपल करना है, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किसी के स्कूल में, और तब वहां वो गलती करके आएंगे, इसको इंक्रीज इन करंट एसेट्स की तरह ट्रीट करके आएंगे, समझ रहे हैं, ये नहीं करना है। इज दैट ओके? सिंपल ट्रीटमेंट है, ऊपर जोड़ो नीचे क्या कर दो, माइनस। इज दैट ओके विद एवरीवन? राजा Yes, बाबू sir. बोलो। अब आ जाएगी जी केस 3। केस 3 क्या दिख रहा है आपके सामने, वही प्रीवियस ईयर का प्रोविजन और करंट ईयर का प्रोविजन। क्या करना चाहिए बताइए, प्रीवियस ईयर का प्रोविजन क्या होगा, टैक्स पेड, एग्रीड, और करंट ईयर का प्रोविजन क्या होगा, एड बैक। अभी आपके सामने एग्जांपल बताया था, बोलो Yes, sir. रुद्राक्ष, रौनक, विदिशा, ठीक है। प्रीवियस ईयर का जो है प्रोविजन वो इस साल की पेमेंट मानी जाएगी, और इस साल का प्रोविजन क्या होगा, एड बैक होगा। अगर मैं देखते बता दूंगा कि मैंने क्या कर लिया था, अननेसेसरी 5000 अपने प्रॉफिट से ज्यादा माइनस कर लिए थे, तो अगर मैं 20,000 जोड़ूंगा और 15 माइनस करूंगा तो मेरे प्रॉफिट में एड बैक कितना होगा, 5000। 20 प्लस किया और 15 माइनस किया तो मेरे प्रॉफिट में कितना एड बैक हो रहा है, 5000। वही तो मैंने एक्स्ट्रा कर रखा था भाई। प्रीवियस ईयर का प्रोविजन इज अ पेमेंट, करंट ईयर का प्रोविजन इज प्रोविजन। तो करंट ईयर के प्रोविजन को क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते समय उसे एड बैक कर लो, प्रीवियस ईयर के प्रोविजन को अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तब उसे माइनस कर दो। तो प्रीवियस ईयर के प्रोविजन को पेमेंट क्यों मानते हैं? अच्छा एक बात बता, पिछले साल तुमने प्रोविजन बनाया था क्या करने के लिए, पिछले साल में भंगड़ा बजाने के लिए बनाया था प्रोविजन फॉर टैक्स, किस लिए बनाया होगा, कि पिछले साल का टैक्स की लायबिलिटी भरने के लिए बनाया होगा। यस बोल सर, भाई, यस सर। पिछले साल के टैक्स, नहीं सर, वो तो इस साल के लिए जब हम अब पे करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो जब आपके क्वेश्चन में वो क्लैरिटी नहीं है कि पिछले साल के प्रोविजन का क्या किया, तो पेमेंट हो गई वो। ठीक है सर। अब तुम बोलोगे कि सर अगर इंफॉर्मेशन दे रखी होती तो क्या होता, समर्थ और समर्थ की वाइफ बढ़िया जिंदगी चल रही थी, अचानक भूचाल आता है और समर्थ 2 से 3 हो जाता है, मतलब फैमिली 2 से 3 हो जाती है, आ जाता है ना। अब अनिकेत है, मम्मी पापा बढ़िया थे, भाई साहब अनिकेत प्रकट हो गए ब्रह्मा के अवतार बनकर, माँ बाप की जिंदगी मुथल पुथल अभी तक है, ठीक है। तो जब आपके पास ओपनिंग प्रोविजन हो, क्लोजिंग प्रोविजन हो, और एक इंफॉर्मेशन दे दे क्या कि प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो लोचा हो गया भाई। रुद्राक्ष तब मेरी थ्योरी चलेगी कि पिछले साल का पेमेंट और इस साल का प्रोविजन, चलेगी ये थ्योरी? नहीं, तब तो नहीं देखना चलेगी। अगर क्वेश्चन बोलते ओपनिंग प्रोविजन, क्लोजिंग प्रोविजन एंड प्रोविजन ऑन टैक्स पेड दे दिया जाए, तो क्या मेरी ये थ्योरी चलेगी ओपनिंग क्लोजिंग वाली? नहीं सर। नहीं चलेगी। तब मुझे बनाना पड़ेगा क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा मुझे। आइए सीखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कैसे बनता है और उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट डाले जाते हैं, ठीक है। क्या बनाना पड़ेगा मुझे फिर, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। कब, जब ओपनिंग प्रोविजन भी है, क्लोजिंग प्रोविजन भी है, और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी, तब नहीं चलेगा ये फंडा कि प्रीवियस ईयर का पेमेंट और करंट ईयर का ऐड, बिल्कुल नहीं चलने वाला। तब आपको बनाना पड़ेगा कौन सा अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। आइए मैं दिखाता हूं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कैसे बनता है, और इसको साथ रख के फिर हम क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे चीजों को, साथ रख के कोरिलेट करेंगे चीजों को आराम से। मैंने अपने स्कूल में भी कराया था टॉपिक, 2 घंटे की क्लास कराई थी, 143 बच्चा मेरे स्कूल में है कॉमर्स के अंदर, सिर्फ 17 बच्चे आए थे। ये हालत है। और पता है जितनी मेहनत से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उतनी मेहनत से वहां भी पढ़ाता हूँ, लेकिन कहते हैं चल चल भिखारी कहाँ चला आ रहा है, आता ही नहीं कोई क्लास में यार, आता ही नहीं। और जो आते हैं वो किताबें रजाई के अंदर टॉयलेट में छोड़ाते हैं किताबें अपनी। प्रोविजन फॉर टैक्स, आइए देखें, बताइए ये लायबिलिटी अकाउंट होता है या एसेट्स अकाउंट होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, कोई मुझे बताएगा प्यारा बच्चा। लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी अकाउंट, डेबिट साइड, तो इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड में दिखाएंगे, है ना। बोलो बोलो, बोल रहे तो मान ही लेते हैं। उल्टा। हाँ जी, अबे नहीं, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो प्लस करेंगे, डिक्रीज होगा तो माइनस। चलो जी, अगर मैं बोलूं बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी ये कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है ये, ऐसे। और अगर मैं बोलूं बैलेंस सीडी तो ये कौन सा बैलेंस है, ये है क्लोजिंग बैलेंस, इस तरफ ऐसा करके, इस तरह से शो कर रहे हैं, इस तरह से शो कर रहे हैं, इस तरह से, ठीक है जी। ओपनिंग बैलेंस और कौन सा बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। चलो भाई मुझे ये बताओ, अगर मैं, कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है, कोई भी, प्रथा मुझे बताएगी, प्रथा अगर मैं
प्रोविजन फॉर टैक्स बनाऊंगा तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा अगर मैं प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट करूंगा तो? सर क्रिएट करोगे तो प्रोविजन तो इंक्रीज होगा। वंडरफुल, इंक्रीज होगा तो मैं लिखूंगा। और प्रोविजन कहां से निकलता है? प्रॉफिट से निकलता है ना। हाँ जी। तो हम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, ऐसे करके प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। ये MAID नहीं है, मेड, जो अनिकेत कपूर बार बार बोलता है, इट इज मेड। नाउ माय क्वेश्चन, पृथा मुझे बताइए, अगर मैं टैक्स पे करूंगा, टैक्स पे कर दूंगा, तो मेरा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, बहुत बढ़िया। मतलब मैं पेमेंट सर, करूंगा कम होगा। और मेरा, बेटा एक बात बताओ मुझे, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाने से भी अकाउंट बढ़ता है और पेमेंट करने से भी बढ़ता है? पेमेंट कम करने से कम होगा सर। तुम्हारा नाम पृथा है क्या? प्रभु बोले भंडारी, दीदी को बोलने दे थोड़ा सा। सॉरी सर। हाँ जी बोलो। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, वही तो पूछ रहा हूँ, हाँ जी क्या? बेटा समझ, अभी बताया आपको, प्रोविजन फॉर टैक्स तब बढ़ता है जब आप और प्रोविजन क्रिएट करते हो, और जब आप टैक्स की पेमेंट करोगे उसमें से, तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट घटेगा भाई, बढ़ेगा कैसे? हाँ जी। है ना। चलो, तो अगर घटेगा तो हम इस तरफ लिखेंगे, यहाँ पर टैक्स पेड, है ना, इस तरफ, इस तरफ। बोलो नहीं मुझे सर, कंफ्यूज इस करते हो तरफ। मास्टर हर क्लास में। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो इस तरफ देखिए, इस तरफ जाएगा बेटा, इस तरफ, बैंक बोलकर क्या लिखते हैं यहाँ पर? टैक्स पेड। ये बैठा लीजिए अपने दिमाग में। तो अगर मेरा प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट हुआ, क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स मेड हुआ, तो वो क्रेडिट साइड में दिखेगा, और अगर प्रोविजन फॉर टैक्स पेड हुआ तो किस तरफ दिखेगा? वो डेबिट साइड में। और ओपनिंग बैलेंस यहां जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। अब जरा समझना रिदवान, अगर ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, तो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग? सर हाफ क्वेश्चन, सॉरी। भाई ये बहुत बड़ा 30 मार्क का बच्चा है। बाबू मोशे तुम बताओ यार, क्या करेंगे, बता। किसमें सर? हाँ क्या करेंगे इसमें? बेटा अगर ओपनिंग बैलेंस भी दे रखा है और क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है और प्रोविजन मेड दे रखा है, तो क्या निकल आएगा? सर क्या बैंक निकल आएगा? टैक्स पेड। टैक्स पेड निकल आएगा। अगर ओपनिंग दे रखा है और क्लोजिंग दे रखा है और टैक्स पेड दे रखा है, तो क्या निकल आएगा? प्रोविजन। प्रोविजन में हाँ। चिल, है ना। और एज यूजुअली ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू का कुछ नहीं करते हैं। तो बताइए टैक्स मेड कहां जाएगा? ऊपर ऐड हो जाएगा, ऊपर ऐड, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते समय ऐड होगा। यस सर। और टैक्स पेड कहां चला जाएगा? नीचे, माइनस। क्या कैलकुलेट करने के लिए? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस करने के लिए। क्लियर है बात सबको? ये एग्री करते हो? यस सर। तो बस यही तो करना होता है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में। तो चलिए अब आपके सामने एक एग्जाम, पृथा समझ में आई कुछ बात? दो इट इज सो कंफ्यूजिंग बट स्टिल। यस सर। ओ हाँ, चलिए देखते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूं मैं आपके सामने। आपके पास लिखा है ओपनिंग बैलेंस है 20,000 का और क्लोजिंग बैलेंस है कितने का? 30,000 का। और आपकी बार लिखा हुआ इनकम टैक्स पेड। तो आइए आपके सामने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाता हूं। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया हमने यहाँ पर, और हमारे पास है बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी जो है 20,000 रुपए का, और बैलेंस सीडी कितने का लिखा हम लोगों ने? 30,000 रुपए का। डन, ये लिखा हुआ आपके सामने। और एडजस्टमेंट दे रखिए इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड। तो अब बता प्रथम मुझे, इनकम टैक्स पेड इधर लिखा जाएगा या इधर लिखा जाएगा? इनकम टैक्स पेड इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड और ऑन डेबिट साइड? डेबिट साइड। डेबिट साइड में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? बैंक, ब्रैकेट में टैक्स पेड 5,000 रुपए का। तो नाउ दिस इज 35,000। अब बता मुझे क्या निकला? 35,000 इस साइड, तो ये 15,000 रुपए क्या निकला मेरा? बता जरा, क्या बोलूंगा इसको मैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखोगे आप। हाँ, ब्रैकेट में प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ब्रैकेट में प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। बस, ओपनिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू का कोई यूज नहीं है। ये जो 15,000 कहां जाएगा? क्या कर, ये जाएगा ऐड, कहां पर? टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर
टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालने के लिए, और ये वाला कहाँ चला जाएगा, कैश, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस हो जाएगा टैक्स पेड। याद है, टैक्स पेड वहां जाके ये माइनस हो जाएगा। ऐसा करेंगे ये वाला पार्ट। क्लियर है जी? अब अगर अपनी स्क्रीन पर देखते हैं आप लोग, इसे नोट कर रहे हो तो ठीक है, नहीं नोट कर रहे हो तो नोट्स में वैसे दे रखा है। ये देखिए आपके सामने, आई होप आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट दिख रहा है सबको? कैन यू सी द अकाउंट? ये देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट दिख रहा है आपके सामने स्क्रीन पर, और क्या लिखा हुआ है इसके अंदर देखिए, यहाँ पर ये फिगर आई, ये है भाई ओपनिंग वैल्यू, ये क्लोजिंग वैल्यू। ये 5000 आपको गिवन था तो क्या निकल आया, जैसे प्रथा ने बताया अभी, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड हो गया और टैक्स पेड माइनस हो गया, खत्म। कितना आसान था, इजी। बोल प्रथा, पता चला अभी थोड़ा बहुत? नहीं बोलती, कोई बात नहीं। विदिशा, इज दैट ओके? या डाउट है कुछ अभी? नो सर। अच्छा चलो एक और एग्जांपल करते हैं ऐसे। देखिए अब आपके पास क्या दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस 20,000, क्लोजिंग बैलेंस 30,000। अब की बार क्या दे रखा है विदिशा, इनकम टैक्स प्रोविजन मेड दे रखा है। इज इट गिवन? दिख रहा है स्क्रीन पर? तो देखिए क्या करना है, भागना मत, अभी कर लेना, इस कंसेप्ट को पूरा कर लेंगे फिर छोड़ दूंगा। प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा मैंने यहाँ पर, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐसा करके, ठीक है। रुपीज पर्टिकुलर क्रेडिट, रुपीज पर्टिकुलर और क्या लिखा, डेबिट। यहाँ लिखा बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस बीडी है मेरे पास, 20,000 का। लिखा बैलेंस सीडी, कितना बैलेंस सीडी है, 30,000 का। और अब की बार क्वेश्चन में क्या दे रखा पता है, बोलो क्या दे रखा क्वेश्चन में? प्रोविजन मेड दे रखा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोविजन मेड। कितने का प्रोविजन मेड दे रखा बताइए? हाँ 40,000, 20,000, तो 20,000, 40,000 ये हो गया, 40,000 ये हो गया। बताइए ये 10,000 क्या निकल कर आया, कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज दिस 10,000? टैक्स पेड। बैंक बोलकर क्या निकला आया, टैक्स पेड। ओपनिंग क्लोजिंग का कोई यूज नहीं है, ये मालूम है कहां जाता है, ये मालूम है कहां जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? इजी हो गया, पता चला? यस सर। ठीक है जी। एंड वेयर इज द फ्रेंड? ठीक है जी, दिस इज डन, हो गया आपका काम ये। चलिए लास्ट केस रहता है, उसके बाद मैं इसे वाइंड अप कर दूंगा। अगला केस देखिए, ये देखिए लास्ट केस। लास्ट केस आपके पास आता है क्या वाला, ये थोड़ा सा अलग तरह का केस है। लास्ट केस ये वाला केस देखिए, बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे साथ साथ, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बोर्ड में, ये बिना सॉल्व करे ही हो जाता है, सामने सामने ही हो जाएगा ये वाला पार्ट आपका। आइए दिखाता हूं कैसे। चलूं मैं, चलूं लेके चले, आइए देखते हैं। देखिए आपके सामने इंफॉर्मेशन है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स 90,000 का, और 31 मार्च में भी प्रोविजन फॉर 90,000 लिखा हुआ है। क्या ये 90,000 ऊपर वाले से अलग है या सेम है? सेम है करंट। और प्रीवियस ईयर का प्रोविजन कितना दे रखा है, 80,000। अब मुझे बताइए प्रीवियस ईयर का प्रोविजन 80,000, तो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन तो पेमेंट होती है ना, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दे रखी है। हाँ रिफंड दे रखा है, मुझे बताइए। अब मुझे बताइए ये जो 5,000 का रिफंड होगा, क्या ये 80,000 से हुआ होगा या 90,000 से हुआ होगा 5,000 का रिफंड? सर 80,000। अबे कैसे 80,000 से, ये जो 31 मार्च 2013 को जो तुमने प्रोविजन बनाया होगा उससे पे हुआ होगा ये वाला। सर कुछ नहीं यार एक बात बताओ मुझे, 31 मार्च 14 को मुझे 5,000 का रिफंड मिल रहा है, वो तो जो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन होगा उसमें से रिफंड निकलेगा ना। सर तो उसका तो प्राइस ही नहीं दे रखा। हाँ नहीं दे रखा, तो उसको हमारे इस, भाई हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट तो 14-15 का बन रहा है यार, उसमें इसका क्या रोल है बताओ मुझे। हमारे करंट ईयर, हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, ये वाला है ना, ये वाला। हाँ 14-15 सर। हाँ तो ये जो प्रोविजन, ये जो मेरा रिफंड आया, ये तो पिछले साल का रिफंड आया ना। सर
तो नहीं, तभी तो बोल रहा हूँ कोई यूज नहीं है इस साल में भाई इसका। और ये जो 7,000 रिफंड आया ये कहां से आया होगा? 80 में से। अब तो कंक्लूजन निकाल सकते हो, एवरीबॉडी इज क्लियर, ये यहां से आया होगा ना। यस सर। तो चलिए देखें जरा, करंट ईयर का प्रोविजन 90,000 जोड़ दिया, करेक्ट, और डिडक्ट कर दिया 7,000 का क्या, रिफंड। बढ़िया, थोड़ा नीचे चलते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं अगर इस वाली वैल्यू को छोड़ देता हूं अगर मैं, तो क्या लिखता मैं अगर इस वाली को छोड़ के ऐसे लिखता, मैं लिखता माइनस टैक्स पेड, कितना लिखता, 80,000 लिखता टैक्स पेड का, हाँ या ना बोलिए। यस सर। टैक्स पेड 80,000 और प्लस क्या कर देता, रिफंड, प्लस क्या कर देता, रिफंड कितने का, 7,000 का। अबे रिफंड प्लस, अगर ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, यस तो सर। मेरी इफेक्टिव वैल्यू कितनी है डिडक्शन की, मेरा फाइनली आउटफ्लो कितने का हो गया, 73 का। चलो नीचे देखो क्या लिखा, डिडक्ट क्या लिख रखा है, 80 माइनस रिफंड 7, 73,000। हाँ जी, अरे बेटा वो तो मैंने अलग अलग दिखाया, जब मैं एक कंबाइंड फिगर दिखाऊंगा तो क्या करूंगा, इधर देखो नीचे 80,000 जो फिगर है ये नेगेटिव फिगर है, मतलब ये क्या फिगर, देखिए ये डिडक्ट का मतलब माइनस बाहर है, ठीक है। ये देखो ऐसा करा मैंने, माइनस 80,000 और प्लस 7,000, ठीक है जी। अब जरा मैं माइनस हटाता हूँ यहाँ से, ये हटा दिया तो क्या हो जाएगा मेरा ये, और बताइए ये वैल्यू क्या होगी, तो दिखेगा ना अंदर वाली वैल्यू, मतलब कुल मिलाकर मेरी अंदर वाली वैल्यू कितनी दिखेगी, 70,000, 3,000 के, जो कि क्या होनी है, डिडक्ट होनी है। दिस इज द आंसर। इसको कहते हैं नेट ऑफ रिफंड। नेट ऑफ रिफंड का मतलब बताया था मैंने आपको अभी। बोलिए जी, इस पर कोई डाउट है किसी का? ये क्रिटिकल पॉइंट होता है, लोगों को समझ नहीं आता है, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। तो मैं दोबारा एक बार बोल देता हूँ इसको क्या हुआ इसके अंदर, दोबारा से देख लीजिए। सबसे पहले आप ये समझ पाए कि 5,000 की फिगर हमारे लिए यूजलेस है इस साल। बोलिए अर्णव जोशी, समझ पाए इस बात को? 5,000 की जो फिगर है बेटा हमारे लिए यूजलेस है वो। यस बोलिए सर। ये यूजलेस है। 7,000 हमारा रिफंड है और 9,000 हमारा करंट ईयर 90,000। तो हमने ऐड कर दिया प्रोविजन फॉर टैक्स 90,000 का, और हमने रिफंड ऑफ टैक्स 7,000 का, उसको क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया, करेक्ट। अब मुझे नीचे क्या करना है, नीचे मुझे 80,000 माइनस करना है और 7,000 प्लस करना है ना। 80 माइनस और 7 प्लस, तो माइनस कितना करना है, 73। चिल, आपका डिडक्ट। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आपने रिफंड ऑफ टैक्स को माइनस क्यों किया? अरे मैंने माइनस नहीं करा, मैंने -80 प्लस 70 कर रखा है, प्लस 7,000। अगर ये माइनस की फिगर इससे होगी तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये अंदर वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इफेक्ट क्या आएगा, 73,000 का माइनस आएगा ना, ये आंसर। वो किया मैंने और कुछ नहीं किया। दैट्स द टास्क, इतना करना था बस। डाउटफुल है? नहीं। हाँ, इसको एडिटिंग करने की जरूरत है, मैं यहाँ दिखाता हूँ कैसे करना। एडिटिंग नहीं करना, ऐसे करना है। देखो माइनस लिखेंगे हम लोग क्या, टैक्स पेड कितना करूंगा, 80,000 ऐसे, प्लस करूंगा क्या मैं, रिफंड कितने का, 7,000 का। ये ब्रैकेट में और ये प्लस, तो कितना हो जाएगा, 73,000 ब्रैकेट में आ जाएगा ऐसे, या तो ऐसे दिखना चाहिए था। और मैं लिखता हूं क्या, डिडक्ट क्या, 80,000 ब्रैकेट में माइनस 7,000, तो डिडक्ट कितना होना चाहिए मेरा, 73 तो बनेगा। लेकिन आप बोलोगे सर आपने टैक्स को तो माइनस इसलिए किया क्योंकि ये वैल्यू अगर मैं बाहर रखता हूं माइनस, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो समझना जरा क्या हो जाएगा फिर, इसलिए ऐसा करा। मतलब -7,000 एक्चुअल में क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से उसमें एडिटिंग करनी चाहिए। हाँ तो ऐसी तो है, वही तो लिखा हुआ है वहां भी। अगर हाँ नहीं देखो जरा, अगर शीट देखो आप तो क्या कर रखा है, देखिए शीट देखिए, वही तो कर रखा है शीट। ये मैं जो मैंने एक्स्ट्रा प्लस माइनस हट लगाए इनको मैं हटा दूं जरा अगर यहाँ से, तो देखिए शीट में क्या हो रहा है। दुखी करने वाली चीज है ये, रुक जाइए जरा, ड्रॉ में, हाँ ये देखिए, ये वही तो हो रखा है। क्या कर रखा है हम लोगों ने, देखो यहाँ पर 80,000 माइनस 70,000 लिखा है, वही तो कर रखा है। दिस इज योर ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स। ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स इतना होता है, इससे ज्यादा चीजें नहीं आएंगी आपके पास। मतलब हमने सारी चीजें ऑलमोस्ट यहाँ पर कवर करी हैं। तो हमने डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट कवर किया, और किसका ट्रीटमेंट कवर किया, टैक्स का। दस ईयर
तो आपको इनको खुद से रिवाइज करना है। और जो 3 क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, अब आप अगर बुक के इलस्ट्रेशन देखेंगे ना टेक्स्ट वाले ट्रीटमेंट में और इधर आपका डेप्रिसिएशन वाला ट्रीटमेंट आप आराम से देखेंगे, उनको करेंगे। अगली क्लास में मैंने क्या करना है, सिर्फ 15 मिनट में मेरा डिविडेंड का ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा एंड आई विल टेक फुल फ्लेज क्वेश्चन विद यू, वो मैं लेके चलूंगा आपके साथ, ठीक है। तो किसी का डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए, अदरवाइज दिस ऑल फॉर टुडे। बताइए, बोलिए। अनन्या मिश्रा, दिया, चलिए। इधर विधि सिंगल, विधि बंसल, चलिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। किसी का डाउट हो तो प्लीज प्लीज अगली क्लास में उसको इसको दोबारा से देखिए, दोबारा से करिए, अगली क्लास में पूछिए उसको। ओके, बाय बाय, टेक केयर।